वेलकम टू पीडब्ल्यू ओलिया। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के सेशन में। संभव सीरीज में आपकी क्लासेस आगे बढ़ रही हैं और आप पहुंच चुके हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आज के इस सेशन में जो हमारी बातचीत होने वाली है उसमें हम स्पेक्ट्रम के पार्ट को कवर करेंगे। स्पेक्ट्रम के पार्ट पर जो हमारी बातचीत सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में होगी, सबसे पहले तो आपको उसकी पृष्ठभूमि यानी कि रूपरेखा समझनी होगी। सीधे सीधे कहूं तो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक बार देखना होगा, यह जानना होगा कि वास्तव में हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार जब आप इसे समझ लेंगे कि आप इसमें क्या पढ़ने वाले हैं तो बाकी की बातें बहुत ही ज्यादा स्पष्ट और आसान हो जाएंगी। तो एक रूपरेखा बनाते हैं और समझते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में आपको पढ़ना क्या होता है और यह कहानी किस रूप में आगे बढ़ती है। एक बार आपको एक बेसिक आउटलाइन मिल जाती है टॉपिक की, तो फिर उस टॉपिक के लिए आपके पास प्रॉपर ब्लॉकिंग होती है और समझ में आता रहता है कि कहां चल रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, दोनों बातें होती हैं। तो यहां पर अब हम आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं एक लाइन। ये जो लाइन है ये अब हमारी सारी जो बाकी की बातें हैं उनको स्पष्ट करेगी। ठीक है, ओके। सो जो हमारा टॉपिक है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। टॉपिक का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन और हम देखेंगे रूपरेखा। रूपरेखा रूपरेखा से हमारा तात्पर्य इस टॉपिक की ओवरऑल आउटलाइन से है। इट सिंपली मीन्स कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे और इस टॉपिक को कैसे अप्रोच करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं आपका ये टॉपिक। ये है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब आप कहेंगे ये सविनय अवज्ञा आंदोलन टुकड़ों में क्यों है? क्योंकि ये टुकड़ों में है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन दो टुकड़ों में है और यही इस बात की स्पष्टता है। ठीक है, तो अब आप यहां पर समझिए। यहां पर मैं दो ट्राइंगल सेट कर रहा हूं, तो ये दो ट्राइंगल्स यहां पर सेट हो गए और एक ट्राइंगल जो है वो यहां पर सेट हो रहा है। ठीक है, ओके। तो ये जो पूरा आपको पार्ट यहां पर देखने को मिल रहा है, सो वॉट एवर यू आर अंडरस्टैंडिंग हियर, ये कहानी पूरी सविनय अवज्ञा आंदोलन कही जाएगी। इस पूरी कहानी को हम क्या बुलाएंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस पूरी कहानी को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाएगा। तो ये पूरा टॉपिक जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है। ठीक है, अब ये जो पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसकी शुरुआत कब होती है? इसका आरंभ होता है 12 मार्च 1930 को। तो 12 मार्च 1930 को इसका मूलतः आरंभ होता है। और 12 मार्च 1930 को इसका जो आरंभ होता है वो दांडी मार्च के साथ होता है।
दांडी मार्च के साथ। लेकिन इसका जो पहला चरण है वो यहां पर समाप्त हो जाता है 5 मार्च को। 5 मार्च को 1931 में, 1 साल से 7 दिन कम, रफली 1 साल दिमाग में बैठाइए, 1 साल से 7 दिन कम में यहां पर यह खत्म हो जाता है। यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण। यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण, जो कि 5 मार्च 1931 तक चलता है। अब प्रथम चरण जो 5 मार्च 1931 तक चल रहा है, यहां पर हुआ क्या है? 5 मार्च 1931 को यहां पर हुआ है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन पैक्ट या फिर समझौता। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौते के तहत होता है क्या है कि जो गोलमेज सम्मेलन चल रहा होता है, उस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जाने की सहमति जताते हैं और फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की सहभागिता होती है। हालांकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल होता है और 4 जनवरी 1932 को पुनः 4 जनवरी 1932 पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। क्योंकि इस आंदोलन को खत्म करने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी, तो यह आंदोलन धीमे धीमे स्वतः ही समाप्त हो गया। इसकी कोई तय तारीख नहीं है, तो मैं कहूंगा कि यह आंदोलन 1934 में कहीं जाकर खत्म हो गया, किसी निश्चित तारीख पर नहीं। ठीक है। तो 4 जनवरी से 1934 के बीच में जो शुरू हुआ, इसे हम कहेंगे द्वितीय चरण। यहां पर जो कुछ हमने पढ़ा, समझा और जाना, इससे आपको कुछ स्पष्टता मिल गई। और जो स्पष्टता आपको मिली है, उसमें बात यह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कोई एक आंदोलन नहीं था, जैसे कि आपने असहयोग आंदोलन को देखा जो लगातार 1.5 साल तक चला हो, बल्कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 टुकड़ों में चला आंदोलन था। और 2 टुकड़ों में चला यह आंदोलन 1930 से 34 के बीच में चला, जिसका आरंभिक चरण यानी कि पहला चरण लगभग 1 साल का रहा था, 1 साल से 7 दिन कम। और जो इसका दूसरा चरण है वो लगभग 2 से 2.5 साल का रहा था। उसका कोई स्पष्ट समय आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आंदोलन धीमे धीमे अपनी गति खो देता है। कोई निश्चित तारीख होती, जिस प्रकार से हमने देखा कि 12 फरवरी को जो असहयोग आंदोलन है उसके वापस लेने की औपचारिक घोषणा की गई, तो ऐसी कोई तारीख होती तो मैं आपको बता पाता कि हाँ, इस दिन आंदोलन समाप्त हुआ। लेकिन ऐसी कोई औपचारिक घोषणा हुई नहीं थी और यह आंदोलन स्वतः ही धीमे धीमे समाप्त हो गया था। तो इस आंदोलन के बारे में जो आपके मन में मूलभूत बातें स्पष्ट रूप से गई होंगी, वो ये है कि यह आंदोलन 2 टुकड़ों में चला है। पहला टुकड़ा लगभग 1 साल का रहा है और दूसरा टुकड़ा जो है वो 2.5 साल के लगभग का रहा है। तो 3.5 पौने 4 साल यह आंदोलन चला रहा होगा। ठीक है। अब यहां पर आपने देखा कि जो पहला चरण है वो 12 मार्च 1930 से शुरू होकर 5 मार्च 1931 तक चला। ये दांडी मार्च के साथ आरंभ होकर गांधी इरविन पैक्ट पर समाप्त हुआ। फिर 4 जनवरी 1932 से वापस से द्वितीय चरण का आरंभ किया गया और ये 1934 तक चला। ये बात आपको स्पष्ट हो गई। अगर इस बात में आपको स्पष्टता मिल गई है, तो आइए इस कहानी को एक बार समझते हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की इस पूरी कहानी को आप विस्तार से समझें, क्योंकि एक बार अगर आपने इस कहानी को यहां इस आउटलाइन में समझ लिया, तो उसके बाद जो बातें मैं समझाऊंगा वो एकदम मक्खन की तरह समझ आएंगी, एकदम सर 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 बहेंगी। ठीक है। लेकिन जो मूल कहानी है उसका दिमाग में उसके पहले होना बड़ा जरूरी है। तो आप समझिए ये कि इस कहानी की जो शुरुआत है ना, वो कहां से होती है। मैं ये कहूंगा कि इस कहानी की शुरुआत होती है साइमन कमीशन के साथ। इस कहानी की शुरुआत होती है साइमन कमीशन के साथ। अब आप देखो और समझो, तो यहां पर साइमन कमीशन का आगमन भारत में होता है। साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है। आप इसे साइमन आयोग कहें, मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती है। साइमन आयोग। तो साइमन आयोग जब भारत में आया, जिसके बारे में मैंने आपको पहले से पढ़ा रखा है, तो साइमन आयोग के भारत आने पर काफी विस्तृत विरोध हुआ। साइमन आयोग के भारत आने पर उसका काफी विस्तृत विरोध हुआ और साइमन आयोग के आने पर जो विस्तृत विरोध हुआ, उस विरोध के चलते साइमन आयोग जो था वो 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए आया था। तो 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए जो साइमन आयोग आया, उसमें 7 सदस्य थे और कोई भी भारतीय नहीं था। इस बारे में भारतीय लोगों ने आपत्ति जताई कि भाई इसमें कोई भारतीय नहीं है,
तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई आपको हम क्यों रखेंगे, हमारा कमीशन है। तो हमने कहा कि भाई 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए ही आपने मुदिमान आयोग का गठन किया था, लेकिन मुदिमान आयोग में तो भारतीय थे, तो फिर 1919 की अधिनियम की समीक्षा करने के लिए ही यदि आप साइमन आयोग का गठन कर रहे हैं तो इसमें भारतीय क्यों नहीं है। तो आपको एक अनोखी बात पता चली कि 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए साइमन आयोग के पूर्व मुदिमान आयोग का गठन किया गया था, और जो मुदिमान आयोग था उसमें कई सारे भारतीय थे, जिसमें तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय और जिन्ना शामिल थे। इन सभी लोगों ने उसमें अपनी अपनी राय रखी थी, और उस समय मुदिमान आयोग ने द्वैध शासन के समाप्ति की और उत्तरदायी शासन के स्थापित होने की अनुशंसा भी की थी। लेकिन जब साइमन आयोग आया तो ऐसी कोई भी जो व्यवस्था है वो भारतीयों के लिए नहीं की गई। अब ये वही बात थी कि आप बिल्ली से पूछ रहे हैं कि उसने मलाई खाई है कि नहीं, वो स्वभावतः कहेगी कि उसने मलाई नहीं खाई है। लेकिन ये स्थिति जो होती है, इसको लेकर साइमन विरोधी आंदोलन चलते हैं। एक ओर साइमन विरोधी आंदोलन चल रहे थे, दूसरी ओर जो लॉर्ड बिरकेनहेड था, जो कि साइमन आयोग के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो भारतीय लोगों को चुनौती देता है, ये बोलकर कि ये भारतीय खुद से अगर इनसे कह दिया जाए ना कि आप एक ऐसा संविधान बना दो जो आप सभी लोगों को मान्य हो, तो इनसे वो संविधान बनेगा नहीं। लेकिन जब हम इनके लिए कोई संवैधानिक विकास करने का प्रयास करते हैं तो ये इसमें रोड़ा अटकाते हैं, आंदोलन करते हैं, परेशानियां खड़ी करते हैं। इनसे एक खुद का संविधान बनाने को कह दिया जाए तो नहीं बनेगा। अब ये तो देखो हमारे दिल को चोट पहुंचाने वाली बात थी, ये तो ईगो हर्ट करने वाली बात थी, और हमारा ईगो हर्ट भी हुआ। एक ओर साइमन आयोग को लेकर साइमन विरोधी आंदोलन की शुरुआत हो गई, दूसरी ओर समानांतर तौर पर एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। ये जो सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, इसमें भारत के सभी दलों को आमंत्रित करके कहा गया कि हम मिलकर बिरकेनहेड के सवाल का जवाब देंगे और एक संविधान का निर्माण करेंगे। मुस्लिम लीग से भी उनकी शर्तें पूछी गई। मुस्लिम लीग ने बताया कि भाई वो जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट है, यानी कि पृथक निर्वाचन को छोड़कर जो मिश्रित निर्वाचन की व्यवस्था है, उसको लेकर अपनी स्वीकृति देंगे। लेकिन इसके एवज में, इसके बदले में उन्हें विधायिका में 1/3 सीटें चाहिए होंगी। वो मांगों में ये भी कहते हैं कि पंजाब और बंगाल में जो मुसलमानों की जनसंख्या का अनुपात है, उसी अनुपात में उन्हें सीटें आवंटित कर दी जाएं। इस तरीके की शर्तें रखकर मुस्लिम लीग ने भी इसमें सहायता प्रदान की। मुस्लिम लीग के यहाँ 2 खंड विभाजित हो चुके थे। एक था जिना फैक्शन जो कलकत्ता से ऑपरेट होता था, और दूसरा था शफी फैक्शन जो लाहौर से ऑपरेट होता था। मोहम्मद शफी का जो दल था वो साइमन आयोग का समर्थन कर रहा था और अंग्रेजों के पक्ष में था, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना भारतीयों के पक्ष में थे, कांग्रेस के पक्ष में थे, और वो साइमन आयोग का विरोध करते हुए जो नेहरू रिपोर्ट है उसे बनाने की कवायद में लगे हुए थे। अंतिम रूप में नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। जब नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया जाता है तो नेहरू रिपोर्ट में जो बातें थी, मैं आपको बता दूं कि नेहरू रिपोर्ट को तैयार करते वक्त जो एक प्रारूप समिति गठित की गई थी, उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये जो समिति बनाई गई थी, इसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं, सुभाष चंद्र बोस शामिल थे। ये जो समिति थी, इसने ये फैसला किया कि जो हम संविधान बनाएंगे, इस संविधान के तहत अंग्रेजों से स्वराज की मांग की जाएगी। स्वराज की मांग, एक मिनट, स्वराज की मांग। स्वराज तो हमने 1906 में मांगा था और अब हम 1928 में हैं, यानी कि उस बात को बीते 6 से 16, 16 से 26, 20 और 22 साल बीत चुके हैं। यानी कि स्वराज को मांगे तो 22 साल बीत चुके हैं, और 1922 के बाद से तो राम प्रसाद बिस्मिल समेत जो कई सारे क्रांतिकारी थे और जो साम्यवादी थे, वो तो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। लेकिन नेहरू रिपोर्ट अभी भी स्वराज के मामले में अटका हुआ है। इस बात को लेकर प्रारूप समिति के भीतर ही काफी विरोध हुआ। विरोध करने वाले प्रमुख लोगों में सुभाष चंद्र बोस शामिल थे। सुभाष चंद्र बोस अकेले नहीं थे, मोतीलाल नेहरू के खुद के अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू उनसे सहमत नहीं थे, और वो चाहते थे कि यहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की जाए, ना कि स्वराज की। अंतिम रूप में नेहरू रिपोर्ट को तैयार कर लिया गया, और जब नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया तो उसे प्रस्तुत किया गया। बिरकेनहेड के हमने मुंह पे वो नेहरू रिपोर्ट मार दी। हमने कहा भाई ये लो, बोल रहे थे संविधान नहीं बना पाएंगे ना, लो बना दिया, लो रखो इसको। बोला अरे बना लिया क्या? हमने कहा हाँ जी बना लिया।
तो बोला कि बहुत बढ़िया काम किया आप लोग, तो मतलब बढ़िया लोग हैं, मतलब संविधान बना दिया। हमने कहा बना दिया मतलब बढ़िया लोग हैं क्या, मतलब लागू करो इसको। लागू करने की क्या बात हो गई? बोले हाँ, ऐसे थोड़ी होता है भाई, मेहनत करी है इस पे, सब लोगों को बुलाया बिठाया, चाय नाश्ते पकौड़ी का खर्चा लगा, अभी तुम इसको लागू करो। उसने बोला भाई ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, देखो ये चीटिंग है, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, बात ये हुई थी कि तुम लोग बना नहीं सकते। बोले भाई ठीक है नहीं बना सकते, तुमने बोला था, अभी बना दिया ना, अभी तुम इसको लागू करो। वो बोला भाई हम लागू नहीं करेंगे, हमने ऐसी कोई बात नहीं करी थी, हमने तो खाली इतना बोला था कि भाई तुम बना नहीं सकते। हमें तो क्यों बनवा रहे थे तुम, अभी तुम इसको लागू करो। वो बोले हम लागू नहीं करेंगे। एक और देखो, अंग्रेजों ने हमारी नेहरू रिपोर्ट, जो एक प्रकार का संविधान था जिसे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था, उसे लागू करने से उन्होंने इनकार कर दिया। दे डिनाइड, उन्होंने उसे लागू करने से इनकार कर दिया। ये तो एक बात रही, ये तो एक बात रही। दूसरी बात ये रही कि भारत में ये जो दल थे, इनमें आपस में थोड़ा इस चीज को लेकर मतभेद था। जैसे एक हो तो जिन्ना नाराज हो गए क्योंकि जिन्ना की कुछ मांगे स्वीकार नहीं की गई तो जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांग रख दी, ये बोलकर कि वो संतुष्ट नहीं है। ठीक है। दूसरी ओर बोस और जवाहरलाल नेहरू नाराज थे, वो कह रहे थे भाई आप लोग पूर्ण स्वराज क्यों नहीं मांग रहे हो, आप लोग स्वराज क्यों मांग रहे हो। तो हम क्या देखते हैं कि साइमन आयोग ने जो चुनौती, साइमन आयोग के विरोध में ये जो पूरा आंदोलन चल रहा था, साइमन आयोग के विरोध में ये जो पूरा आंदोलन चल रहा था, उसके चलते यहां पर नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया। हमने क्या पाया कि इसके चलते यहां पर नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया। तो साइमन आयोग के बाद जो तैयार किया गया वो थी नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट को हमने अंग्रेजों से कहा कि तुम लागू करो, और अंग्रेजों ने लागू करने से मना कर दिया। हमने कहा भाई ये तो नहीं चल पाएगा, ये तो चीटिंग वाली बात हो गई, ये तो गलत वाली बात हो गई, तुम लोग ऐसा मत करो प्लीज। लेकिन वो लोग मानने को राजी थे नहीं। These people were not ready to accept। ये लोग तो देखो भाई बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे, ये लोग जेन्युइनली मानने को तैयार नहीं थे। हमने कहा फिर तो नहीं चल पाएगा, ऐसे तो बात नहीं बन पाएगी, ऐसे बात नहीं बन पाएगी। तो हमने, यानी कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने गांधी से और बाकी के लोगों से कहा कि भाई सुनो एक बात, अंग्रेजों से बोलो पूर्ण स्वराज दें। इन लोगों ने बोला भाई हम लोगों ने नेहरू रिपोर्ट में भी स्वराज मांगा है, पहले उसके लिए एफर्ट मार लेते हैं। बोले सब फालतू काम मत करो, पूर्ण स्वराज मांगो। बोले स्वराज की बात बहुत पुरानी हो गई है, इट्स बीन लॉन्ग, इट्स बीन लॉन्ग। 1906 में हमने स्वराज मांगा था, अभी तो हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, अभी तो हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। मतलब हम लोगों ने जो मांगा था 1906 में वो थी इज्जत यानी कि स्वराज, और अभी हमको चाहिए फुल इज्जत यानी कि पूर्ण स्वराज। गांधी ने कहा अच्छा सुनो ना, सुनो एक काम करते हैं, अंग्रेजों को नेहरू रिपोर्ट लागू करने के लिए और स्वराज हमें देने के लिए हम लोग 2 साल का वक्त दे देते हैं। अगर ये लोग 2 साल में हमें पूर्ण स्वराज नहीं देंगे, तब हम स्वराज नहीं देंगे, तब हम इनसे पूर्ण स्वराज मांगेंगे। बोस ने कहा यार देखो इतना टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 साल समझ रहे हो, इट्स बीन लॉन्ग। गांधी ने कहा भाई समझो ना, ऐसे थोड़ी है कि तुम आज बोलोगे और वो इरविन बोलेगा या फिर वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे कि अच्छा ठीक है कल से तुमको स्वराज दे दिया, ऐसे थोड़ी होता है भाई। अगर उनको स्वराज भी देना होगा ना तो पहले उसके लिए ये लोग आपस में डिस्कशन करेंगे, फिर उसके लिए बिल ड्राफ्ट होगा, जो बिल जो ड्राफ्ट किया जाएगा वो वहां पे पास होगा पार्लियामेंट में, वो वहां आएगा, तो इसमें काफी ज्यादा वक्त लगता है, उनको समय देना चाहिए। बोस ने कहा नहीं भाई ज्यादा है, ज्यादा है, 2 साल ज्यादा है। गांधी ने कहा 1.5 साल, बोले 1.5 साल भी ज्यादा है। गांधी ने कहा देखो फाइनल 1 साल, ना तुम्हारा ना हमारा, 1 साल, 1 साल डन पे करते हैं। 1 साल का समय हम देते हैं इन अंग्रेजों को और कहते हैं कि तुम लोग 1 साल के भीतर अगर हमें स्वराज नहीं दोगे तो फिर हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। इसी बात के ऊपर समझौता हुआ कि नेहरू रिपोर्ट को लागू करने के लिए 1 साल का समय दिया जाएगा। नेहरू रिपोर्ट को लागू करने के लिए 1 साल का समय दिया जाएगा। 1 साल का समय, और 1 साल के इस समय को आप संकरण काल कहिए। 1 साल के इस समय को आप संकरण काल कहिए, संकरण काल। अब मामला यह था कि 1 साल का ये जो समय दिया गया उन्हें, बोस को और नेहरू को ऐसा लग रहा था कि यह समय गांधी ने अंग्रेजों को दिया है, जबकि गांधी को यह बात बहुत स्पष्ट था कि अंग्रेज अभी हमें स्वराज नहीं देने वाले हैं। तो वास्तविकता तो यह थी कि ये 1 साल का वक्त जो दिया गया था ये अंग्रेजों को नहीं दिया गया था, बल्कि गांधी ने इस 1 साल का वक्त देश को दिया था।
इस एक साल में उन्होंने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की और आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी। और जब एक साल का वक्त दिया गया तो इसके पीछे का कारण एकदम स्पष्ट था। आंदोलन इतनी तेजी से लोगों तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि उस समय व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे संसाधनों की व्यवस्था नहीं थी जहां पर जो समाचार हैं, जो जानकारियां हैं, वो तेजी से फैल सके। जानकारी के फैलने में और लोगों का मेंटल मेकअप बनाने में वक्त लगता था और गांधी चाहते थे कि इसके लिए उन्हें एक साल का वक्त मिले। वो समन्वय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने से पहले एक साल का पर्याप्त समय लेना चाहते थे। और जब उन्होंने ये एक साल का वक्त यहां पर लिया, एक साल का समय जो उन्होंने लिया, यहां पर लोगों को पता चल गया कि गांधी ने समय दिया है किसको, इरविन को, या फिर वहां पर जो सरकार है उसको, कि भाई तुम लोग एक साल के भीतर स्वराज दो और नहीं तो शुरू होगा एक सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन खतरनाक होता है क्योंकि यहां पर आप कानूनों का उल्लंघन शुरू कर देते हैं। एक बार कानूनों का उल्लंघन शुरू हुआ तो फिर बात बिगड़ने लग जाती है, बात बिगड़ने लग जाती है और अंग्रेज इससे घबराते थे। इस एक साल में गांधी ने आंदोलन की तैयारी आरंभ की। आंदोलन की तैयारी, गांधी ने यहां पर आंदोलन की तैयारी आरंभ की क्योंकि गांधी को स्पष्ट था कि वो हमें कोई भी स्वराज वराज नहीं देने वाले हैं। तो आंदोलन की तैयारी शुरू होने लगी। गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी काल में गांधी गिरफ्तार हुए और जब गांधी गिरफ्तार हुए ना तो आंदोलन थोड़ा सा और उग्र हो गया। कपड़ों की स्पष्ट होली जलाई जाने लगी। पहले हम लोग छुपकर होली जलाते थे, अब हम खुलकर होली जलाने लगे। फिर अंतिम रूप में क्या होता है, गांधी को छोड़ दिया गया। गांधी छोड़ दिए गए। गांधी ने इरविन को बोला कि भाई देखो, इरविन ने गांधी को फिर एक प्रपोजल दिया, एकदम लास्ट में नवंबर में प्रपोजल दिया। उसने कहा कि सुनो भाई, सुनो 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 गांधी, सुनो गांधी, सुनो गांधी जी, सुनो एक बात, साइमन आयोग मई 1930 तक अपनी संस्तुतियां दे देगा। मई 1930 तक अपनी रिपोर्ट दे देगा। मैं एकदम स्पष्ट कहूं तो यह बात पता तो नहीं थी कि मई 1930 तक रिपोर्ट आ जाएगी, बट हां, यह पता थी कि जल्दी ही आ जाएगी। तो इरविन ने क्या बोला कि गांधी जी, मई 1930 तक साइमन आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी, तो जब साइमन आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी तो हम लोग एक गोलमेज आंदोलन बुलाएंगे, गोलमेज सम्मेलन बुलाएंगे। हमने कहा ये क्या नया नया काम करते रहते हो तुम लोग, गोलमेज क्या होता है जी? तो बोले अरे उसमें ना मेज गोल होगी। मैं कहा तो इससे तुमको क्या मजा मिलेगा, मेज गोल होगी तो गोल मेज सम्मेलन बुलाएंगे, गोल मेज होगी तो इसमें तुमको क्या मजा मिलेगा। तो इरविन ने समझाया, गांधी जी समझा करो, गोल मेज का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है। गोल मेज यानी कि राउंड टेबल, जो टेबल होगी वो राउंड होगी। अगर टेबल राउंड होती है तो उसका अपना एक मतलब होता है। मतलब ये होता है कि अगर जो मेज है वो आयताकार है तो यहां बैठा हुआ व्यक्ति अध्यक्ष होता है और यहां पर बाकी जो भी लोग बैठे होते हैं उनकी पोजीशन सबऑर्डिनेट होती है, ठीक है। लेकिन जो गोल मेज होती है उसमें चारों ओर बैठे हुए लोग एक समान होते हैं, किसी भी व्यक्ति की स्थिति ऊपर या नीचे नहीं होती। मतलब कि अगर हम गोल मेज सम्मेलन बुला रहे हैं और आप सभी लोगों को एक गोल मेज के किनारे बिठाने की बात कर रहे हैं तो हम आपको बराबरी का दर्जा देने की बात कर रहे हैं। हमने कहा बराबरी पे बिठाओगे क्या? बोले हाँ जी, बराबरी पे बिठाएंगे, गोल मेज बुलाएंगे। हमने कहा यार ये तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा हमको पता नहीं था, सही लग रहा है, मतलब बढ़िया लग रहा है कि तुम लोग मतलब हमें बराबरी पे बिठा के बात करना चाह रहे हो। उन्होंने कहा हाँ जी, बराबरी पे बिठा के बात करेंगे। हमने कहा ठीक है, तुम बराबरी पे बिठा के बात तो करोगे, लेकिन उन्होंने कहा हमारी दो शर्तें हैं। तो गांधी जी ने बोला कि ठीक है, हम आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन एक बात बताओ, ये जो गोल मेज होगा इसमें क्या मुस्लिम लीग वाले आएंगे? उन्होंने कहा हाँ जी आएंगे। बोले प्रिंसली स्टेट वाले आएंगे? बोले हाँ जी आएंगे। बोले और ये क्या कहते हैं, लिबरल पार्टी, लेबर ग्रुप्स और ट्रेड यूनियंस वगैरह, ये लोग आएंगे? बोले हाँ जी आएंगे। उन्होंने कहा एक बात बताइए, जब सब आएंगे तो डिसीजन कैसे लिया जाएगा, कौन सी बात मानी जाएगी? बोले कि सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग करा के डिसीजन ले लेंगे। मैंने कहा भाई सिंपल मेजोरिटी से अगर तुम डिसीजन लोगे और कांग्रेस के सदस्य कम पड़ गए तो कांग्रेस की तो बात ही नहीं मानी जाएगी। उन्होंने कहा भाई देखो, बात जो सबकी होगी वो मानी जाएगी, इसमें तो कोई मामला है नहीं। गांधी ने कहा नहीं भाई नहीं, ये नहीं हो पाएगा। पॉइंट नंबर 1, इस टेबल पर बैठे हुए जितने भी लोग होंगे, कांग्रेस मस्ट बी इन मेजोरिटी, ताकि कांग्रेस अपनी बात मनवा सके, क्योंकि कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी है तो कांग्रेस मेजोरिटी में होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, इस बैठक का मुद्दा यह नहीं होगा कि आप हमें स्वराज देंगे या नहीं देंगे। इस बैठक का मुद्दा यह होगा
कि जो स्वराज आप हमें देंगे उसकी प्रकृति क्या होगी। इरविन कहा भाई ये तो गेम खेल रहे हो तुम। पहली बात तो मैं तुम्हें इस टेबल पे मेजोरिटी में नहीं रख सकता। पॉइंट नंबर 2, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें स्वराज दूंगा कि नहीं। आई डोंट नो, वी विल डिस्कस देयर कि स्वराज देना है कि नहीं। हम इसी बात के ऊपर वहां डिस्कशन करेंगे कि स्वराज देना है कि नहीं। हमने कहा नहीं भाई, ये डिस्कशन नहीं होगा कि स्वराज दोगे कि नहीं। डिस्कशन ये होगा कि जो स्वराज तुम हमें दे रहे हो वो कैसा होगा। मतलब तुम इस बात की गारंटी दो कि स्वराज तो तुम हमें दे ही रहे हो। इरविन मुकर गया। इरविन ने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। हमने कहा हम तुम्हारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोल मेज सम्मेलन का बहिष्कार करेंगे और हम शुरू करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी के साथ हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी दांडी मार्च के साथ। गांधी दांडी मार्च करते हैं, वहां पर वो साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी कोस्ट पर जाते हैं और एक मुट्ठी नमक उठाकर ऐसे गिरा देते हैं और अंग्रेजों का नमक बनाने का विशेषाधिकार खत्म हो जाता है, एकाधिकार खत्म हो जाता है और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हो जाता है। हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया और अंग्रेजों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुला लिया। अंग्रेजों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुला लिया। अब यहां पर आपको एक चीज एकदम स्पष्ट हो रही होगी कि ये जो ट्रायंगल्स यहां पर बनाए गए हैं, ये जो ट्रायंगल्स यहां पर बनाए गए हैं, इस ट्रायंगल का क्या मतलब है। इस ट्रायंगल का मतलब है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन को इंग्लिश में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर टेबल जो होती है वो राउंड होती है, टेक्निकली इलिप्टिकल होती है। ठीक है, सो सॉरी, ठीक है, ओके। तो यहां पर जो टेबल होती है वो राउंड होती है, तो हम इसे आरटीसी बुला सकते हैं, आरटीसी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो यहां पर आप देखिए तो टोटल 3 आरटीसी हो रही है। फर्स्ट आरटीसी, इसके बाद यहां पर हो रही है थर्ड आरटीसी, और यहां पर बीच में हो रहा है सेकंड आरटीसी, सेकंड आरटीसी ग्रीन में क्यों है? क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी आरटीसी में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। बाकी फर्स्ट और थर्ड आरटीसी में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इसमें कांग्रेस का पार्टिसिपेशन नहीं था, इसमें नहीं था, केवल इसमें था, केवल इसमें उनका पार्टिसिपेशन था। तो इधर हमने देखा कि 3 जो आरटीसी हुआ है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें पहले और तीसरे आरटीसी में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि पहले आरटीसी के दौरान में हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण चल रहा था और दूसरे चरण में तीसरा आरटीसी हुआ है, तो दोनों में हम नहीं गए, बीच में हम गए। और जो आरटीसी में हम गए हैं ना, उसी समय आंदोलन स्थगित किया गया था। हमने आंदोलन चलाया, उन्होंने पहला आरटीसी बुलाया, बाकी लोग गए, प्रिंसली स्टेट वाले गए, बाकी की यूनियनिस्ट पार्टी और अंबेडकर जी लोग और लिबरल पार्टी वाले, ट्रेड यूनियन, सब लोग गए। उन लोगों ने बातचीत करी, लेकिन उनको जल्दी ही इस बात का रियलाइजेशन हो गया कि भाई सुनो, बिना कांग्रेस के वो इंडिया के बारे में कोई बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला नहीं ले सकते। तो ये बात तो श्योर हो गई कि विदाउट कांग्रेस दे कैन नॉट टेक एनी बिग डिसीजन ओवर इंडिया। ठीक है, तो ये मामला क्लियर हुआ। जब ये मामला उनका यहां पर क्लियर हुआ, तब उनका पहला आरटीसी फेल कर गया। तब उन्होंने इरविन को बोला कि इरविन जाओ गांधी से बात करो, समझौता करो, वी वांट गांधी ऑन दिस टेबल, वी वांट गांधी ऑन दिस टेबल। तो फिर गांधी इरविन से बात करता है, गांधी इरविन समझौता होता है और गांधी सेकंड आरटीसी में जाते हैं। सेकंड आरटीसी में जाते हैं, अंबेडकर से लड़ जाते हैं, अंबेडकर से लड़के वापस आ जाते हैं, क्योंकि अंबेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मांग रहे थे और अंग्रेज देने वाले भी थे। ये बोले कि जैसे इन्होंने हिंदू मुसलमानों को अलग किया अंग्रेजों ने, वैसे ही यहाँ पर ये अपर कास्ट हिंदू और दलितों को अलग करेंगे। इस बात पे गांधी अड़ गए, गांधी खिसिया के चले आए, सेकंड आरटीसी फेल कर गया। सेकंड आरटीसी फेल कर गया, तब गांधी लौट कर आए और 4 जनवरी 1932 को उन्होंने द्वितीय चरण शुरू किया। लेकिन द्वितीय चरण को हैंडल करने के लिए अंग्रेज पूरी तरीके से तैयार थे, तो द्वितीय चरण में ज्यादा मजे नहीं आए। द्वितीय चरण धीमे धीमे डिप डाउन कर गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो द्वितीय चरण तो निपट गया, उसका कुछ खास हो नहीं पाया। लेकिन हमने देखा कि जो अंबेडकर जी उन लोगों से सांप्रदायिक पंचायत यानी कि पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे, उसके तहत 1932 में
मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। सांप्रदायिक पंचायत क्या था? सांप्रदायिक पंचायत के तहत दलितों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया, और सांप्रदायिक पंचायत के तहत जब दलितों को पृथक निर्वाचन दिया गया तो गांधी जी फिर से यरवदा जेल में बैठ के भूख हड़ताल कर देते हैं, बोलते हैं भाई मैं तो कुछ खाऊंगा ही नहीं, मैं मर जाऊंगा। फिर वहां पर यहां पर समझौता होता है और पूना पैक्ट साइन किया जाता है। पूना समझौता होता है जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना पैक्ट साइन किया जाता है अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच, और दलितों को पृथक निर्वाचन की बजाय रिजर्वेशन दिया जाता है। हम देखते हैं कि तीनों आरटीसी में जो कुछ बातें हुई, यद्यपि तीन के तीनों आरटीसी फेल हुए, कोई भी महत्वपूर्ण बात वहां नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन तीनों आरटीसीज में कही गई बातों को इकट्ठा किया गया, उसे एक श्वेत पत्र में तैयार करके ब्रिटिश पार्लियामेंट को सौंप दिया गया, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसी श्वेत पत्र के आधार पर डिस्कशन करके, डिबेट करके 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित कर दिया। हम देखते हैं कि तीनों आरटीसीज के रिजल्ट के आधार पर 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया। भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित कर दिया गया, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसी अधिनियम के अनुरूप 1937 में चुनाव हुए, जहां पर कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उन्होंने 11 में से 7 राज्यों में स्पष्ट सरकार बनाई, और मुस्लिम लीग का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब रहा। यह है पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैंने आपको पूरा का पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन इन वन गो समझाया है, इन वन गो, और जो कुछ हमने अभी तक समझा है अब हम उसी की स्पेसिफिक डिटेल्स यहां लेने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स इन अ बिट डिटेल। तो आपके दिमाग में एक स्टोरी लाइन, एक कहानी बैठ गई है कि भाई पहले साइमन आयोग आया, हमने साइमन आयोग का विरोध किया, बर्किनहेड ने हमें चैलेंज किया कि तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नेहरू रिपोर्ट में हमने स्वराज मांगा, क्रांतिकारी लोग और बाकी लोग जो समाजवादी थे वो पूर्ण स्वराज मांग रहे थे, फिर भी अंग्रेजों को 1 साल का समय दिया गया स्वराज देने के लिए, अंग्रेजों ने स्वराज हमें नहीं दिया, तो गांधी ने दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1 साल तक चला, उसके समानांतर अंग्रेजों ने पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाया, पहला गोलमेज सम्मेलन करवाया जो असफल रहा, फिर गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ और गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए, यद्यपि वो भी असफल रहा, तो गांधी वापस आए, उन्होंने आंदोलन का द्वितीय चरण आरंभ किया और वहां तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, वो भी असफल रहा, द्वितीय चरण बहुत प्रभावी नहीं रहा और वो असफल हो गया। उसी बीच उन्होंने दलितों को पृथक निर्वाचन दिया, जिसको काउंटर करने के लिए पूना समझौता हुआ, यद्यपि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस असफल रहे और अंग्रेज उसमें कुछ भी प्रभावी नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उन्हीं तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के निर्णयों के आधार पर 1935 का अधिनियम आया और उसी के आधार पर 1937 के चुनाव हुए। अब यहां पर देखो कि आंदोलन को धीमे धीमे कुचल दिया गया। यह है पूरी असहयोग आंदोलन की कहानी। मैं चाहता हूं ये आपके दिमाग में हो, ये आउटलाइन आपके दिमाग में हो, आपके पास कुछ भी ना हो तो इस पेज की एक पिक्चर हो। आई वॉन्ट यू टू हैव अ पिक्चर, अ फोटो ऑफ दिस पेज। आप इस पेज की एक फोटो अपने पास रखेंगे और वो जो फोटो आपके पास होगी उसी फोटो का उपयोग करके आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे। एक बार अगर आपके ये दिमाग में आउटलाइन बैठ गई तो बाकी सब फिलर्स हैं। एवरीथिंग इज फिलर, एवरीथिंग इज फिलर, आपके दिमाग में सब बैठ जाएगा। अगर मैं फिलर्स की बात करूं तो कहानी को आप कुछ यहां से शुरू कर सकते हैं। देखिए दिसंबर 1928 जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है वो कलकत्ता में हो रहा है। कलकत्ता अधिवेशन जो दिसंबर 1928 का हुआ उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू को दी गई। स्पष्ट कारण बताता हूं, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने बनाई है और जो अधिवेशन होना है वहां पर इस रिपोर्ट के बारे में विस्तृत चर्चा होनी है। अच्छा होगा कि अध्यक्ष वही हो जिसने रिपोर्ट बनाई है। तो मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट बनाई थी तो मोतीलाल नेहरू को 1928 की अध्यक्षता दे दी गई और यहां पर काफी दबाव बनाया गया मोतीलाल नेहरू के ऊपर कि वो अपना जो लक्ष्य है उसे स्वराज से पूर्ण स्वराज में परिवर्तित कर दे। यद्यपि वो इस पर राजी नहीं हुए, लेकिन फिर भी उनके नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। नेहरू रिपोर्ट यहां पर स्वीकार की गई और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो औपनिवेशिक स्वराज का यानी कि डोमिनियन स्टेटस का विरोध करते हैं। ठीक है,
यहां पर यह कहा गया कि हमें चाहिए फुल इज्जत यानी कि पूर्ण स्वराज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैसे कि महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू ये कह रहे थे कि भैया जल्दीबाजी नहीं करते हैं, बल्कि पहले हम लोग अंग्रेजों को वक्त दे देते हैं और एक बार अंग्रेज थोड़े से आश्वस्त हो जाएं तब हम उनसे पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो फैसला यह किया गया कि अगर 1 वर्ष के अंदर उन लोगों ने नेहरू रिपोर्ट के तहत हमें स्वराज नहीं दिया तब हम उनसे मांगेंगे पूर्ण स्वराज। कहानी वही है, बस मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं। आपके दिमाग में अगर वो पूरी कहानी है तो आपको ये एकदम हलवा लगने वाला है। उस चीज को अगर आपने प्यार से ध्यान से समझा है तो अब आपको ये एकदम प्यार से समझ आएगा। 1 साल का वक्त दिया गया। 1 साल का वक्त जो गांधी ने दिया था, इस वक्त के दौरान गांधी ने इस पूरे आंदोलन के लिए जनमानस को तैयार किया। और वो जो तैयारी जनमानस के लिए की गई है उसमें क्या होता है कि जनता को वो राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करते हैं। और 1929 में गांधी जी पूरे देश का दौरा करने लगे। अलग अलग स्थानों पे वो सभाएं करने लगे, लोगों को संबोधित करने लगे और राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने लगे। जैसे ही गांधी ने कहा कि 1 साल का वक्त है, स्वराज दो या आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ, तो गांधी ने जैसे ही ऐसा कहा, एक टाइमलाइन शुरू हो गई, एक टाइमर ऑन हो गया। गांधी ने अंग्रेजों को वक्त दिया है 1 साल का, और इसमें से 2 महीने बीत चुके हैं। तो अंग्रेजों का टाइम शुरू होता है अब। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। क्या अंग्रेज समय से हमें स्वराज देंगे? और अगर नहीं देंगे तो शुरू होगा एक असहयोग सविनय अवज्ञा। असहयोग के लिए तो अंग्रेज पहले से ही घबराए हुए रहते थे, लेकिन इस बार सविनय अवज्ञा शुरू होगी, यानी कि कानूनों को मानने से इनकार किया जाएगा। क्या अंग्रेज इस स्थिति के लिए तैयार हैं? क्या अंग्रेज इस मसले को डील कर पाएंगे? समय कम होता जा रहा है। 3 महीने बीत चुके हैं। गांधी को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो लोगों को भड़का रहे हैं। गांधी की गिरफ्तारी के बाद तो लोग और भड़क गए। जहां कपड़ों की होली छुप छुपा कर जलाई जाती थी, वहीं पर अब लोग सीधे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने लगे। गांधी जी को उनके इस अभियान में बहुत अधिक समर्थन मिलने लगा और गांधी की गिरफ्तारी के बाद तो सरेआम विदेशी वस्त्रों की जो होली है उसे जलाया जाने लगा। अंग्रेज थोड़ा सा बैकफुट पर जाने लगे। 1929 में कुछ और भी घटनाएं घटित हुई जिन्होंने अंग्रेजों को दबाव में रखा। जैसे कि आता है मेरठ षड्यंत्र केस मार्च के महीने में। यहां मेरठ षड्यंत्र केस में कई सारे समाजवादियों को पकड़ के जेल में डाला गया। वहीं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अंग्रेजों को धमाकेदार तरीके से कुछ सुनाने के लिए एक बम खींचा और फेंक दिया असेंबली के बीच। वैसे खींचा नहीं था, वो बम तैयार करके लेके गए थे, उनके पास ग्रेनेड या कोई बम ऐसा नहीं था। लेकिन उस विस्फोट के बाद जो अप्रैल महीने में हुआ, इंग्लैंड में काफी ज्यादा अफरा तफरी मची। मई माह में इंग्लैंड में रैमजे मैकडोनल्ड की सरकार आ गई। 1929 में सरकार बदलने वाली थी ब्रिटेन में, वहां चुनाव होने वाले थे और ये तय था कि कंजर्वेटिव्स हारेंगे और लेबराइट्स जीतेंगे। वो जीत भी गए। रैमजे मैकडोनल्ड की सरकार बन गई और जब रैमजे मैकडोनल्ड की सरकार बनी तो इरविन ने 31 अक्टूबर 1929 को घोषणा कर दी, ये बोलकर कि वो गोलमेज सम्मेलन आयोजित करेंगे और वहां पर भारतीय नेताओं से बातचीत की जाएगी, तो वो किसी आंदोलन के चक्कर में ना पड़े तो बेहतर है। हमने कहा ठीक है, तुम गोलमेज सम्मेलन बुलाओ। उन्होंने कहा कि महारानी की ओर से मुझे स्पष्ट रूप से यह कहने का आदेश हुआ है कि सरकार के निर्णय में 1917 की घोषणा में यह बात निहित है कि भारत के विकास के स्वाभाविक मुद्दे उसमें दिए गए हैं और उसमें डोमिनियन स्टेटस यानी कि अधिशासित स्वराज्य की प्राप्ति भी जुड़ी हुई है। यानी कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वराज देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कब ये नहीं बताना है। ठीक है, इरविन ने यह भी वादा किया कि साइमन कमीशन जैसे ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा वो एक गोलमेज सम्मेलन बुलाएगा और वहां पर यह फैसला ले लिया जाएगा कि हमें स्वराज दिया जाएगा कि नहीं। जैसे ही बात की खबर लगी गांधी को, गांधी ने कहा इट्स अ वेरी गुड चांस, लेट्स नेगोशिएट विद नेरविन। इरविन के साथ निगोशिएट करते हैं और ऐसे ऐसे ले लेते हैं उससे स्वराज। लेट्स ग्रैब स्वराज, लेट्स ग्रैब स्वराज। तो स्वराज ग्रैब करते हैं। उन्होंने 2 नवंबर 1929 को सभी प्रमुख नेताओं का सम्मेलन बुलाया और एक घोषणा पत्र जारी किया गया। कहा गया, नाम दिया गया दिल्ली घोषणा पत्र। दिल्ली घोषणा पत्र जो यहां पर तैयार किया गया, इसमें स्पष्ट मांगे थी। बात यह थी कि गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य यह नहीं होगा कि वो हमें डोमिनियन स्टेटस देंगे कि नहीं देंगे, बल्कि यह होगा कि डोमिनियन स्टेटस जो हमें दिया जाएगा उसका स्वरूप क्या होगा। ठीक है। दूसरी बात कि इस बैठक में कांग्रेस बहुमत में होनी चाहिए और राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान दिया जाए। ठीक है। और ये 3
उन्होंने मसौदे तैयार किए। एडविन इनकार कर गया, एडविन मुकर गया। उसने बोला भाई मेरे को ये नहीं पता कि आपको मिलेगा डोमिनियन स्टेटस कि नहीं मिलेगा। वी आर ट्राइंग, वी मे डिस्कस देयर, वी मे गिव यू डोमिनियन स्टेटस बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। उसने साफ कहा भाई बातचीत करेंगे, अगर बात बन गई तो दे देंगे डोमिनियन स्टेटस, नहीं बन गई तो कोई गारंटी नहीं है। भाई ऐसे ना बोलो कि हाँ दोगे ही दोगे, ये बात नहीं है। हमने कहा अगर तुम नहीं मानते हो, जैसे कि 23 दिसंबर 1929 को वायसराय इरविन ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो इस बारे में श्योर नहीं था कि वो हमें डोमिनियन स्टेटस देंगे कि नहीं। और वहीं हमें स्पष्ट हो गया कि ये लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, विचारों की कालाबाजारी, यानी कि ये हमें भड़काने बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें कोई स्वराज वगैरह देने वाले नहीं है, हमें कोई स्वराज वराज नहीं मिलने वाला, ठीक है, केवल बरगला रहे हैं। 1929 की ये घटनाएं तो हमने डिस्कस कर ही ली हैं। फिर देखिए क्या होता है। फाइनली दिसंबर 1929, द डूम्सडे, एक साल का समय, एक साल का समय जो गांधी ने दिया था वो खत्म हो गया और हम 1929 में आ गए। जनता तैयार है कि एक आंदोलन होने वाला है, गांधी बुलाएंगे, गांधी बुलाएंगे तो जाना होगा, क्योंकि आंदोलन में तो जाना ही पड़ता है, और तब तो बिल्कुल भी जाना पड़ेगा जबकि गांधी बुला रहे हैं। लाहौर में अधिवेशन हुआ। लाहौर में जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन के पहले मैं आपको बता दूं कि 1927 में एक बार मोतीलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था गांधी के सामने कि हमारा लड़का है, नाम है जवाहर, बड़ा मेहनती है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, युवाओं में बड़ा प्रचलित है, लोग बड़ा पसंद करते हैं, अगर आप उसे कांग्रेस का अध्यक्ष बना दें, अगर आप उसे कांग्रेस का अध्यक्ष बना दें तो उसका थोड़ा मनोबल बढ़ जाएगा। मेहनती लड़का है, थोड़ा आप ध्यान दे दें, मेहनती लड़का है। गांधी जी तो सहमत भी थे, लेकिन नेहरू को ऐसा लगा, जवाहरलाल नेहरू को, कि शायद वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, और कांग्रेस में कई सारे और वरिष्ठ नेता भी हैं जिन्हें मौका मिलना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपना नाम पीछे किया और प्रस्ताव दिया एम.ए. अंसारी के नाम का। तो 1927 के अधिवेशन में एम.ए. अंसारी अध्यक्ष बने। 1928 में स्वभावतः मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने, लेकिन 1929 जवाहरलाल नेहरू ने कहा भाई साहब थोड़ा सा जगह बनाइए, थोड़ा सा, हाँ इधर से, थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा इधर से, जगह बनाइए। बोले इस बार अध्यक्ष हम बनेंगे। नाउ इट्स टाइम टू डिक्लेयर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि पूर्ण स्वराज। उन्होंने कहा अब वक्त आ चुका है कि हम पूर्ण स्वराज का दावा करें, हम दावा करें कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। आर यू रेडी? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लाहौर का अधिवेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। लाहौर के इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। दिसंबर 1929 वार्षिक अधिवेशन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में आयोजित किया गया। ऐतिहासिक अधिवेशन था। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, घोषणा पत्र तैयार किया गया और कहा गया अब कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बदल दिया है। कांग्रेस अब स्वराज के लिए नहीं लड़ेगी, कांग्रेस अब लड़ेगी पूर्ण स्वराज, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। जवाहरलाल नेहरू, जो पूर्ण स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाते हैं, उन्हें ही इसकी अध्यक्षता दे दी गई। उन्हें अध्यक्ष बनाने में गांधी जी ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। गांधी जी उन्हें पसंद भी करते थे। हालांकि 18 प्रांतीय कांग्रेस समितियों में से सिर्फ 3 ने ही नेहरू को समर्थन दिया था। 18 प्रांतीय कांग्रेस समितियों में केवल 3 ने ही नेहरू को समर्थन दिया था, किंतु बहिष्कार की लहर में युवाओं के सराहनीय प्रयास को देखते हुए महात्मा गांधी ने कांग्रेस का सभापतित्व सौंप दिया जवाहरलाल नेहरू को। 18 में से 3 का समर्थन लेकर भी जवाहरलाल नेहरू अंतिम रूप में गांधी के सहयोग से अध्यक्ष बने। और जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने सबसे पहले तो यहां पर पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को अपना लक्ष्य बनाने का निश्चय किया। गांधी जी ने उन्हें पूर्ण समर्थन दिया। अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त कराने के लिए अब हमें खुला विद्रोह करना है, और कॉमरेड आप लोग और राष्ट्र के सभी नागरिक इसमें हाथ बटाने के लिए सादर आमंत्रित हैं। ये बात भी स्पष्ट करी उन्होंने कि मुक्ति का तात्पर्य केवल विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा मुझे स्पष्ट स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं एक समाजवादी और रिपब्लिकन हूं। पहले लोग थोड़ा हिचकते थे समाजवादी कहने से, क्योंकि अंग्रेज थोड़ा तल्ख हो जाते थे। नेहरू ने बोला मैं हूं समाजवादी, जो करना है कर लो। आई एम सोशलिस्ट, आई एम रिपब्लिकन हु वांट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। मुझे एक चयनित सरकार चाहिए, इसलिए मैं रिपब्लिकन हूं, और मैं समाजवादी हूं क्योंकि मुझे समानता चाहिए आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से। तो उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में
बड़े ही धमाकेदार स्पीच के साथ शुरुआत की। उन्होंने कहा, उनके कुछ और तल्ख रवैये हैं, इसीलिए देखो नेहरू से और कांग्रेस से जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो थोड़ा घबराते थे। प्रिंसली स्टेट्स घबराते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि कांग्रेस उनकी गद्दी खा जाएगी, और उनका नेहरू या कांग्रेस को लेकर जो डर है वो स्वाभाविक है, क्योंकि ये खुले तौर पर राजाओं और महाराजाओं के विरुद्ध में बातें किया करते थे। वो बातें कैसी होती थी वो आप सुनिए। मेरा राजाओं और महाराजाओं में विश्वास नहीं है, न ही मैं उस उद्योग में विश्वास रखता हूं जो राजे महाराजे पैदा करते हैं और जो पुराने राजे महाराजों से अधिक जनता की जिंदगी और भाग्य को नियंत्रित करते हैं, जो पुराने राजे महाराजों और सामंतों के लूटपाट और शोषण का तरीका अख्तियार करते हैं। मतलब यहां पर वो राजाओं और उद्योगपतियों दोनों को विरोध में लेकर जा रहे हैं। नेहरू अपने संघर्ष के तरीके का भी स्पष्टीकरण देते हैं। कहते हैं, मुक्ति का कोई भी आंदोलन जन आंदोलन और शांतिपूर्ण आंदोलन ही होना चाहिए। केवल संगठित विद्रोह के समय ही इसका शांतिपूर्ण होना आवश्यक नहीं। हिंसा आंदोलन को कमजोर बनाती है तथा उसका मार्ग विचलित करती है। लाहौर अधिवेशन में इस धमाकेदार स्पीच के साथ नेहरू ने जो प्रस्ताव पारित करवाए वो क्या थे? व्हेन आई से नेहरू, इट्स जवाहरलाल नेहरू, नॉट मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा। पूर्ण स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य होगा, और अब कांग्रेस स्वराज नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज के लिए लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस कार्य समितियों को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का पूरा दायित्व दिया जाएगा। सबसे जरूरी हिस्सा होगा करों का भुगतान ना किया जाए। करों का भुगतान ना करना एक असहयोग की प्रक्रिया है, लेकिन इसे भी हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा बनाएंगे। सभी कांग्रेस के सदस्यों को भविष्य में काउंसिल के चुनावों में भाग नहीं लेना है, और काउंसिल में जो मौजूदा सदस्य हैं वो उसका बहिष्कार करेंगे और त्यागपत्र दे देंगे। 26 जनवरी 1930 को पूरे दिन में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 31 दिसंबर को 1929 में आधी रात को इंकलाब जिंदाबाद नारे के बीच यह फैसला कर लिया गया। रावी नदी पर तिरंगा झंडा लहरा दिया गया और हम तैयार थे 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। 26 जनवरी 1930 का वो दिन आ गया जहां पर हमने शपथ ली कि हमारा देश आजाद है और हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। जगह जगह पर सभाओं का आयोजन किया गया। सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ ली गई। इस कार्यक्रम में अभूतपूर्व सफलता मिली। जहां स्वतंत्रता की शपथ को स्थानीय भाषा में लिया गया, तिरंगा झंडा भी फहराया गया। जहां पर कुछ बातें स्पष्ट की गई, जो शपथ ली जा रही थी उसमें यह बात स्पष्ट की गई कि स्वतंत्रता का अधिकार जनता का अहरणीय अधिकार है, इनएलिएनेबल राइट, जिसका आप हरण नहीं कर सकते। वो क्या है? अहरणीय अधिकार है। दूसरा, ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार को जनता के स्वतंत्रता के अधिकार को छीनकर न केवल उसका शोषण किया है, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से हमें विनष्ट भी किया है, हमारी समाप्ति करी है, और हम इसका विरोध करेंगे चाहे जो भी हो जाए। हम इसे डिनाई करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। हम यहां ये भी पाते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय रूप से हमें नष्ट किया, हमें बहुत अधिक कर देने के लिए बाध्य किया गया, ग्रामीण उद्योगों का विनाश किया गया, कोई भी वास्तविक राजनीतिक अधिकार हमें नहीं दिए गए। सांस्कृतिक दृष्टि से शिक्षा व्यवस्था ने हमारी मातृभूमि से हमें अलग किया। आध्यात्मिक दृष्टि से हमें शस्त्र विहीन किया, हमें नपुंसक बनाया। अब हमें मानते हैं कि जिस विदेशी शासन ने चारों ओर से हमारे देश का सर्वनाश किया है, अब समय आ चुका है कि हम उसे उखाड़ कर फेंकें और हम पूर्ण स्वराज के लिए आगे बढ़े। ब्रिटिश सरकार ने अपने समस्त स्वैच्छिक संबंधों को समाप्त कर हम खुद को आजाद करेंगे। ब्रिटिश सरकार सभी प्रकार का सहयोग बंद करेंगे उसके साथ, और उनका जो अमानवीय राज्य है उसका अंत सुनिश्चित करेंगे। ऐसी कई सारी बातें यहां पर स्पष्टतया कही गई। हम देखते हैं कि गांधी जी ने कहा कि आंदोलन के लिए तैयार हो जाएं। आंदोलन के लिए तैयार होंगे, लेकिन उसके पहले हम अंग्रेजों को अपनी 11 सूत्रीय मांगे सौंपेंगे। ये 11 मांगे हैं, अंग्रेज चाहे तो मान ले, नहीं मान पाएंगे तो हम तो तैयार हैं ही। ये मांगे कुछ इस तरीके से फ्रेम की गई थी जो भारत के लगभग सभी वर्गों की मांगों को अपने आप में समेट लेती थी। इस बात को स्पष्ट करता था कि अगर आप आंदोलन में आते हैं तो आपके लिए कुछ न कुछ जरूर होगा। क्या थी ये 11 सूत्रीय मांगे जो इरविन के सामने रखी गई, ये जानते हुए कि इरविन इन्हें अस्वीकार कर देगा। मांगों का उद्देश्य इरविन को स्वीकृति दिलवाना नहीं था, वरन यह स्पष्ट करना था कि आंदोलन एक जन आंदोलन है जहां पर सभी के लिए कोई न कोई मांग रखी गई है। 11 मांगे: सिविल सेवाओं और सेना के व्यय में 50% तक की कमी, नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक, सीआईडी विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो या उसे खत्म कर दिया जाए, शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए,
भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र रखने की अनुमति दी जाए, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, डाक आरक्षण बिल को पास किया जाए जिसके तहत डाक में जो कर लगाए जाते हैं, जो उसके ऊपर फीस लगती है, उस फीस को कम कर दिया जाना था। ये जो मांगे तैयार की गई थी ये सामान्य हित के लिए थी, मतलब ये सभी की मांगे थी। कुछ मांगे जो थी वो अमीर लोगों के लिए भी थी, क्योंकि कांग्रेस केवल गरीबों का प्रतिनिधित्व थोड़े ही करती थी, वो तो अमीरों का भी दल था ना, वो अमीरों की भी बात किया करते थे। तो कहा गया कि जो विनियमन दर है उसे 1 शीलिंग घटाकर 1 शीलिंग 4 पेंस किया जाए, ठीक है। पैरेलली जो रक्षा आयात को नियंत्रित करने के लिए उन्हें खत्म किया जाए। तटीय मतलब ऐसे टैक्स लगाए जाए जिससे भारत में विदेशी कपड़े कम आए। जो विदेशी व्यापार के लिए कर लगाया जाता है, रुपी स्टर्लिंग जो रेशियो है, रुपी स्टर्लिंग रेशियो, उसे इस तरीके से तैयार किया जाए कि भारतीय व्यापारों को लाभ हो। तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए जिससे कि भारतीयों को लाभ हो। किसानों की विशिष्ट मांगे थी, लगान में 50% तक की कमी की जाए, नमक कर को समाप्त कर दिया जाए, एकाधिकार सरकार का समाप्त हो और भारतीयों को नमक बनाने की अनुमति दी जाए। नमक पर एकाधिकार था, हाँ जी एकाधिकार था। एकाधिकार से क्या तात्पर्य है? नमक भारत में केवल अंग्रेज ही बना सकते थे। क्या मतलब है? भारतीय नमक नहीं बना सकते थे? ना जी, भारतीय नमक नहीं बना सकते थे। नमक बनाना बड़ा मुश्किल रहा होगा ना, मतलब हाई लेवल की मशीनरी चाहिए रहती होगी, बहुत टेक्निकल होगा नमक बनाना, इस वजह से शायद अंग्रेज ही इसे बना पाते थे और हम नहीं बना पाते थे। बकवास। नमक बनाना एक बहुत ही आसान प्रक्रिया थी। आपको सॉल्ट पैन्स तैयार करने होते हैं, मतलब नमक के खेत, जहां पर समंदर का पानी भरता है, वापस लौटता है और वो सॉल्ट पैन्स धीमे धीमे खुद ही सूख जाते हैं। वहां पर नमक की एक लेयर मिलती है। उसके बाद जो अगला चरण होता है वो होता है प्योरिफिकेशन, और वो इतना मुश्किल नहीं होता, सामान्य तरीके से हो जाता है। नमक बनाने की प्रक्रिया आसान है और कोई भी भारतीय नमक बना सकता था, लेकिन अंग्रेज नमक नहीं बनाने देते थे क्योंकि नमक पर लगाए जाने वाले कर से उन्हें बहुत अधिक लाभ होता था। ये इसका एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा, भारत के लोग नमक को लेकर बड़े ही संवेदनशील होते हैं। संवेदनशीलता का स्तर अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि भारत में नमक हलाल और नमक हराम का कॉन्सेप्ट चलता है। इसका कारण ये है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी का नमक खाया है तो आपको गोली खाने की आवश्यकता नहीं है, आपको उसकी बात ही मानने की आवश्यकता है, ठीक है। वो नहीं कि हुजूर मैंने आपका नमक खाया है तो अब गोली खा, ये वाला मामला नहीं है। मामला ये है कि यहाँ पर नमक को लेकर निष्ठा दिखाई जाती है। अगर मैंने आपका नमक खाया है, यानी कि आपने मुझे भोजन कराया है, तो मैं आपका ऋणी रहता हूँ और आपका विरोध नहीं करता हूँ। अंग्रेज चाहते थे हम उनका नमक खाएं, उन्होंने हमें अपना नमक खिलाया क्योंकि नमक वही बनाते थे, ताकि हम उनके ऋणी रहें और उनकी बातें मानें, और हम मान भी रहे थे। तो ये भी एक सांस्कृतिक आधार था नमक हलाल और नमक हराम के कॉन्सेप्ट का। तो वो नमक के ऊपर नियंत्रण रखते थे और हम इस नियंत्रण को हटाना चाहते थे। फरवरी 1930 तक सरकार को इन मांगों के संबंध में सकारात्मक उत्तर देना था, उन्होंने नहीं दिया। तो फिर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और यह कहा गया कि सविनय अवज्ञा शुरू होगा। गांधी जी ने नमक के मुद्दे पर सविनय अवज्ञा को शुरू करने का निश्चय किया। उन्होंने नमक को चुना क्योंकि नमक एक सार्वजनिक मुद्दा था, इसमें कोई जातीय या धर्म आधारित विभेद नहीं किया जा सकता था और ये हमारे लिए एकता सूचक हो सकता था। तो गांधी ने एक स्मार्ट डिसीजन लिया और नमक को मुद्दा बनाया। इसे कहते हैं तिल का ताड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, नमक का आंदोलन बनाना। गांधी ने नमक का आंदोलन बनाया, नमक आंदोलन, सॉल्ट सत्याग्रह। नमक को सविनय अवज्ञा का केंद्रीय मुद्दा बनाया गया। क्यों? पानी को छोड़ दिया जाए तो नमक के अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको सभी लोग एक समान रूप से इस्तेमाल करते हों। वो कहते हैं कि अंग्रेजों ने नमक के ऊपर कर लगा के भारत के सभी लोगों का शोषण करने का प्रयास किया है, जो अमानवीय है। पूर्ण स्वराज की विचारधारा में नमक उससे प्रत्यक्ष रूप से संबंध है, क्योंकि ग्रामीण निर्धन जनता दुख को व्यक्त करने के लिए जो एक सर्वमान्य मुद्दा हो सकता है वो नमक हो सकता है। नमक सभी इस्तेमाल करते हैं। नमक रोजमर्रा की वस्तु पर कर लगाने का विरोध करने के लिए सभी लोग इकट्ठा होंगे। नमक का व्यय निर्धन व्यक्ति द्वारा वहन किया जा सकता था, किंतु भावनात्मक रूप से यह खादी के समान गरीबों के आत्मसम्मान का मुद्दा था। नमक का मुद्दा गरीबों की हित को प्रभावित करता था और इसमें किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता था। गांधी ने 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच दांडी मार्च के आयोजन की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा मैं दांडी जा रहा हूं। दांडी में क्या है? समंदर का किनारा, उधर जाके नमक बनाएंगे, मजे आएंगे।
और उसके बाद आंदोलन शुरू करेंगे। यही प्लान किया गया। दांडी मार्च शुरू हुआ। दांडी सत्याग्रह भी कहते हैं। 12 मार्च को यह कहानी शुरू होती है। 1930 में गांधी वायसराय को 2 मार्च को एक पत्र लिखते हैं। वास्तव में 12 मार्च की तो कहानी है, जिसमें ब्रिटिश शासन के दुष्प्रभावों और अपनी 11 सूत्री मांगों का उल्लेख किया गया। सरकार के सामने वो ये मांगे रख देते हैं। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 12 मार्च से वो नमक कानून का उल्लंघन शुरू कर देंगे। सरकार पत्र का कोई जवाब नहीं देती है। 12 मार्च को गांधी साबरमती आश्रम से अपनी 78 यानी कि 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा शुरू करते हैं। 24 दिनों में 240 किलोमीटर की यात्रा तय की गई। 5 अप्रैल को वो अंतिम रूप में दांडी पहुंच गए और 6 अप्रैल को गांधी समुद्र तट पर पहुंचे। उन्होंने समंदर के किनारे एक मुट्ठी नमक उठाया और उसे गिरा दिया। उन्होंने कहा, ये लो, तुम्हारा कानून गया। गांधी जी से कहा सभी और सत्याग्रहियों ने कि गांधी जी अभी और क्या करना है। गांधी जी ने करना क्या है, शुरू हो जाओ, जहां जहां नमक बना सकते हो बनाओ और कानून तोड़ो। आंदोलन शुरू हो चुका है। शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ होगी और उसके बाद हम इनके एक एक कानून यूं पकड़ेंगे और यूं तोड़ेंगे। बढ़िया से कानून तोड़ेंगे और कानून तोड़ने की यह प्रक्रिया शुरू हुई। हम देखते हैं कि गांधी जी दांडी की पदयात्रा के दौरान हजारों किसानों को इकट्ठा करते हैं, उनसे अपनी बातें करते हैं, सरकारी नौकरियों के पदत्याग की बात करते हैं। 9 अप्रैल को गांधी जी ने एक निर्देश जारी करके आंदोलन के लिए कुछ कार्यक्रम भी बताया था। जैसे उन्होंने कहा, जहां जहां संभव हो नमक कानून तोड़ो। शराब की दुकान, विदेशी कपड़ों की दुकान, अफीम के ठेके, धरना लगाओ। हमारे पास अगर पर्याप्त शक्ति है तो करों को मत दो। वकील अपनी वकालत छोड़ दें। जनता याचिकाओं पर रोक लगाकर न्यायालयों का बहिष्कार करें। सरकारी कर्मचारी अपने पदों को त्याग दें। लोग चरखा काटें और सूत बनाएं। छात्र सरकारी स्कूल छोड़कर कॉलेजों का बहिष्कार करें। स्थानीय नेता गिरफ्तारी के बाद अहिंसा के साथ आंदोलन आगे बढ़ाएं। सभी कार्यक्रमों में सत्य और अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए। स्वराज की प्राप्ति हमें हो जाएगी, हमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी अगर हम दबाव बना पाए तो। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभिक चरण में 12 मार्च 1930 को यह आंदोलन शुरू हुआ और 6 अप्रैल को दांडी मार्च के साथ यह आंदोलन एक व्यापक स्वरूप लेने लग गया। नमक कानून के उल्लंघन के तहत भारतीयों ने ब्रिटिश कानूनों का विरोध किया। गुजरात में गांधी जी की अपील पर 300 ग्रामीण सरकारी कर्मचारियों ने सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने भी स्थानीय स्तर पर कांग्रेस को लोकप्रिय बनाने और उसे संगठित करने के लिए काम शुरू किया। ठीक है, नाउ नमक सत्याग्रह का प्रसार होने लगा। अब ये नमक सत्याग्रह पूरे देश में फैलने लगा। पूरे देश में नमक सत्याग्रह फैलने लगा। तमिलनाडु के तंजौर में समुद्री तट पर सी राजगोपालाचारी पहुंचे। उन्होंने मालाबार में त्रिचुनापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। त्रिचुनापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा प्रारंभ की और इस नमक यात्रा के दौरान उन्होंने नमक का कानून तोड़ा। मालाबार में की केलप्पन कालीकट से पोयन्नूर तक की यात्रा करते हैं। असम में सत्याग्रहियों का एक दल सिलहट से बंगाल के नोआखाली के समुद्र तट पर जाके नमक बनाता है। आंध्र प्रदेश में कई सारे जिलों में सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में शिविरम यानी कि शिविरों को बनाया गया, जो आंदोलन का केंद्र बन गए। नमक कानून तोड़ने के अपराध में जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पूरे भारत में काफी गुस्सा फैल गया। 4 मई 1930 को गांधी को भी गिरफ्तार किया गया, जब उन्होंने ऐलान किया कि वो अब धरसाना कारखाने पर जाकर धावा बोलेंगे और नमक कानून का अभियान जारी करेंगे। वो दांडी से साबरमती से होकर दांडी पहुंचे और दांडी से वो धरसाना जा रहे थे और जब वो धरसाना जा रहे थे तो वहीं रास्ते में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, शोलापुर सभी जगहों पर गांधी की गिरफ्तारी का जबरदस्त विरोध होने लगा। गिरफ्तारी के पश्चात कांग्रेस की कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि रैयतवाड़ी क्षेत्रों में लगान की अदायगी अब नहीं होगी। किसान कोई टैक्स नहीं देंगे। जमींदारी क्षेत्रों में चौकीदारी कर अदा नहीं किया जाएगा। चौकीदारी कर अंग्रेज गांवों में एक चौकीदार बिठाते थे और चौकीदार को टैक्स सैलरी देने के लिए टैक्स भी गांव वालों से ही लिया जाता था। वो चौकीदार अंग्रेजों का एजेंट होता था, गांव वालों की खबरें जाके अंग्रेजों को देता था और परेशानियां खड़ी करता था। टैक्स कौन भरता था? इंडियंस। उस चीज का विरोध हुआ। मध्य प्रांत में वन कानूनों का उल्लंघन किया जाए, ऐसी इंस्ट्रक्शंस, ऐसी बातें कह दी गई। भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में सविनय अवज्ञा आंदोलन फैलने लगा। तमिलनाडु में
तंजौर के समुद्री तट पर सी राजगोपालाचारी इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। राजा जी ने आंदोलन को अहिंसक बनाए रखने का प्रयास किया, हालांकि इस बीच कुछ हिंसक घटनाएं हुई। पुलिस ने हिंसक दमन भी किया। चुरई मिल की हड़ताल को खत्म करने के लिए पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया। बेरोजगार बुनकरों ने शराब की दुकानों पर हमला किया, जबकि किसानों ने, जो कि कीमतों के गिरने से पीड़ित थे, मदुरा के बोदिना यकनूर में दंगा फसाद भी किया। मतलब कुछ कुछ हिंसा तो होती रही, लेकिन इतनी विस्तृत हिंसा नहीं थी। मालाबार में केकलप्पन वैकोम सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध एक नायर कांग्रेस नेता थे और ये नमक पदयात्रा की शुरुआत करते हैं। कालीकट के पोयन्नूर तक की यात्रा होती है। पी कृष्णा पिल्लई, जो कि केरल कम्युनिस्ट मूवमेंट की नींव डालने वाले हैं, कालीकट के समुद्र तट पर पुलिस के लाठी चार्ज के सामने ऐतिहासिक रूप से ध्वज की रक्षा करते हैं। यानी कि पी कृष्णा पिल्लई, कालीकट के समुद्र तट पर पुलिस इनको पीटती रहती है, लेकिन ये हाथ में झंडा लेकर खड़े रहते हैं। ये पिटते रहते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन झंडा नहीं गिरने देते। और इनके इस साहस भरे कार्य की काफी सराहना हुई। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, या उस समय का जो आंध्र क्षेत्र था, पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा और गुंटूर में जिला स्तर पर नमक पदयात्रा आयोजित की गई। शिविराम यानी कि शिविर सेना की तर्ज पर बने कैंप थे। ये नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के तौर पर विस्थापित होने लगे। ठीक है, तो यहां पर जो व्यापारी थे वो धनराशि प्रदान करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो व्यापारी वर्ग धनराशि वगैरह देता है, जिससे कि इस आंदोलन को फंड करने में मदद मिलती है। उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी गांधीवादी नेता थे, नमक सत्याग्रह को आगे बढ़ाते हैं। असम और बाकी के मुद्दों क्षेत्रों में भी ये आंदोलन काफी तीव्रता से प्रसारित होता है और फैलता चला जाता है। काफी विस्तृत रहा ये आंदोलन। अलग अलग क्षेत्रों में ये आंदोलन काफी ज्यादा विस्तृत रहा। ठीक है, अब देखते हैं प्रदर्शन का प्रभाव। विदेशी कपड़ों और अन्य वस्तुओं की आयात में कमी आ गई। शराब, उत्पाद शुल्क और भू राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली आय में कमी आई। व्यवस्थापिका सभा के चुनाव का व्यापक ढंग से बहिष्कार किया गया। तो ये बहिष्कार काफी ज्यादा विस्तृत रहे। इसमें सहभागिता की बात करते हैं। महिलाएं काफी बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लेती हैं। विदेशी कपड़ों की दुकानों और अफीम के ठेकों पर इन्होंने धरना दिया। आंदोलन उनके लिए मील का पत्थर था। महिलाएं कैसे धरना प्रदर्शन करती थी? महिलाओं को जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि घर से सुबह उठना है, खाना पीना बना खा पी के फिर आना है, टिफिन विफिन लेके। अभी लोग खाना पीना लेके पहुंचती थी। मान लो कोई विदेशी कपड़े की दुकान है, उसके सामने 20-25 महिलाएं बैठ जाती थी। अब धरना शुरू है। अब वो बैठ जाएंगी, कुछ बोलेंगी नहीं, कुछ करेंगी नहीं, एक दूसरे से अपना गपशप करेंगी, बातचीत करेंगी, और बहनी तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, इस टाइप की बातें शुरू हो जाएंगी। अब बस बैठी रहेंगी। दुकान वाला आएगा, दुकान खोलेगा, अब वो दुकान पे खड़ा हो जाएगा, ये उसकी दुकान के सामने बैठी रहेंगी। अब वो टुकुर टुकुर इनको देखेगा और ये उसको देखेंगी। अब उसकी दुकान पे ये लोग बैठे हैं तो कोई कपड़ा खरीदने जा नहीं रहा। अगर कोई गलती से पहुंच गया कपड़ा खरीदने तो बुलाती, इधर आ जाओ। कहां? गांधी जी ने बोला है ना कि विदेशी कपड़ा नहीं खरीदना है, तुम कहां जा रहे हो खरीदने? वो आदमी हर दिन दुकान खोलता है और हर दिन कुछ महिलाएं आकर उसकी दुकान के सामने बैठ जाती हैं, और इसकी वजह से उसकी दुकान पर कोई सामान नहीं खरीदता। वो कितने दिन दुकान खोलेगा और बंद करेगा? एक दिन या तो वो दुकान खोलना बंद कर देगा, या फिर वो जो विदेशी कपड़े हैं उनकी बजाय खादी के कपड़े बेचने लग जाएगा। कुछ न कुछ तो वो करेगा। इस तरीके से ये धरना प्रदर्शन काफी सफल रहा जो महिलाओं ने आयोजित किया। तो महिलाओं की जो सहभागिता थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी और काफी विस्तृत भी थी। मुसलमानों की इस आंदोलन में सहभागिता नगण्य रही, क्योंकि मुस्लिम लीग अलग हो गई थी कांग्रेस।
नेहरू रिपोर्ट के मुद्दे पर जिन्ना का विवाद हो गया था, तो वो लोग अलग हो गए थे। पहला तो मुस्लिम नेताओं ने मुसलमानों को आंदोलन से पृथक रहने की सलाह दे दी, और दूसरा ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिकता का मुद्दा बनाकर भावनात्मक रूप से मुसलमानों को आंदोलन से दूर कर लिया। पूरे देश में मुसलमान लगभग तटस्थ बने रहे, लेकिन खतरनाक रहा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP, क्योंकि वहां पर थे एक खतरनाक इंसान, नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। NWFP यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जहां पर 90% आबादी मुसलमानों की थी, वहां पर जिस प्रकार से आंदोलन ने उग्र स्वरूप लिया, अंग्रेज बड़ा नर्वस हो गए। उनको उम्मीद नहीं थी, और यह सब कुछ खान अब्दुल गफ्फार खान के कारण संभव हो पाया। व्यापारी और छोटे व्यवसायी ये उत्साहपूर्व तरीके से भाग लेते हैं आंदोलन में। व्यावसायिक संगठन, वाणिज्यिक मंडल प्रदर्शन और धरना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तमिलनाडु और पंजाब में विस्तृत भूमिका रही। जनजातियों की बात करते हैं तो मध्य प्रांत यानी कि आज का मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जनजातियों एवं दलित वर्ग ने आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मजदूर, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, 3 महत्वपूर्ण प्रांत, और शोलापुर, यहां पर मजदूरों ने आंदोलन को मजबूत बनाया। किसान, ये देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात में बहुत सक्रिय रहे, और यहां पर आंदोलन की रीढ़ ये किसान, मुसलमान नहीं, ये किसान ही बने। सरकारी प्रतिक्रिया कैसी रही? 1930 के दशक में सरकार की मनस्थिति व्याकुलता एवं भ्रांति से ग्रस्त रही। सरकार समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। आंदोलन तीव्र था, उनका कोई जवाब बन नहीं रहा था, क्योंकि आंदोलन अहिंसक था। हिंसक होता तो वो प्रतिक्रिया देते, अहिंसक था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। असमंजस के बीच सरकार संघर्ष कर रही थी, और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो किस तरीके से इस आंदोलन का दमन करे। वो डैम यू डू डैम यू नॉट की कंडीशन में थे, क्योंकि अहिंसक आंदोलन का अगर हिंसक दमन किया गया तो भी वो बुरे साबित होंगे, और अगर वो दमन ना करें तो आंदोलन उग्र होता जा रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। सरकार आंदोलनकारियों के प्रति हिंसा और दमन का सहारा लेती तो कांग्रेस उन्हें कटघरे में खड़ा करती, और हल्के तौर तरीके से कांग्रेस मानने वाली नहीं थी। सरकार दमन के मुद्दे पर काफी समय तक डावाडोल रही। गांधी जी के गिरफ्तारी में भी वो काफी हिचकिचाते रहे, लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि वो दमन करेंगे, और जब दमन चक्र शुरू हुआ तब उन्होंने रियायत नहीं बरती। नागरिक स्वतंत्रता को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया। प्रांतीय सरकारों को नागरिक अवज्ञा संगठनों की स्वतंत्रता को कुचलने की पूरी छूट दे दी गई। जून महीने में कांग्रेस की कार्यकारिणी यानी कि CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसे अवैध घोषित कर दिया गया। लाठीचार्ज किए गए, प्रहार किए गए, कई सारे लोग मारे गए, कुछ हजार लोग गिरफ्तार भी हुए, लगभग 90,000 लोगों को जेल में ठूंस दिया गया। सरकारी दमन और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाशन में आने की वजह से सरकार की को लेकर जो गुस्सा था, जो घृणा थी, वो और भी बढ़ गई। उदारवादियों ने भी सरकार की तीव्र आलोचना शुरू कर दी, और सरकार से उनका भी मोहभंग होने लगा। जुलाई 1930 भारत में जो वायसराय थे वो गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखते हैं और कहते हैं कि वो डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे पे चर्चा करेंगे। हालांकि वो ये आश्वस्त नहीं करते कि वो हमें डोमिनियन स्टेटस दे ही देंगे। तेज बहादुर सप्रू, MR जयकर, MR जयकर कौन है? हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं MR जयकर। तेज बहादुर सप्रू कौन है? लिबरल फेडरेशन के महत्वपूर्ण नेता हैं। ये सरकार और कांग्रेस के मध्य शांति और सुलह के लिए प्रयास शुरू कर देते हैं। अगस्त 1930 मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू गांधी से विचार विमर्श करने के लिए, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू गांधी से बात करने के लिए यरवदा जेल जाते हैं। चर्चा के बाद 3 मांगे स्पष्ट की गई। ब्रिटेन भारतीयों को स्वतंत्रता दे दे, पूर्ण स्वतंत्र सरकार का गठन किया जाए जिसमें वित्त और रक्षा संबंधी मामलों पर पूरा नियंत्रण हो, और ब्रिटेन से आर्थिक हर्जाने की मांग के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन किया जाए। लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला था। गांधी इरविन समझौता 25 जनवरी 1931 को गांधी और कांग्रेस के सभी नेता बिना शर्त कारावास से रिहा किए गए। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी को वायसरॉय से चर्चा के लिए अधिकृत कर दिया, और 19 फरवरी 1931 को गांधी ने
भारत के जो वायसरॉय थे उस समय इरविन, उनसे मुलाकात की। 5 चरणों में यह वार्ता शुरू हुई, 5 बार यह बातचीत हुई और अंतिम रूप में 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ। मैं आपको बता दूं कि जब गांधी इन चर्चाओं में जा रहे थे तो गांधी के ऊपर काफी दबाव था कि वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बचाने के लिए इरविन से बात करें। उन्होंने इरविन से बात की भी थी, लेकिन इरविन ने मना किया था, ये बोलकर कि पंजाब में संयुक्त रूप से इस्तीफा देने की घोषणा की गई है कि अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को छोड़ा गया तो वो मास रिजाइन करेंगे, इससे बवाल बढ़ेगा और वैसे भी वो हिंसा में लिप्त लोग हैं, तो गांधी जो कि अहिंसा के समर्थक हैं वो उनको बचाने की बात क्यों कर रहे हैं। गांधी ने आधे मन से कोशिश की और गांधी इरविन समझौते पर साइन कर दिया। इसके लिए गांधी की आज भी आलोचना की जाती है और की जानी चाहिए। हम देखते हैं कि गांधी इरविन समझौते में जो बातें स्पष्ट हुई वो क्या थी। जो बातें गांधी इरविन समझौते में स्पष्ट हुई वो ये थी कि हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त, यह मामला हिंसात्मक अपराधियों से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की ओर है, बाकी सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाएगा। जो संपत्ति छीनी गई है किसानों की वो वापस लौटा दी जाएगी। जुर्माने की जो वसूली अभी तक नहीं हो पाई है उसे नहीं वसूला जाएगा। सरकारी सेवाओं से जो भारतीय त्यागपत्र दे चुके हैं उन्हें वापस से सरकारी सेवाओं में ले लिया जाएगा। समुद्र तट की एक निश्चित सीमा के भीतर नमक तैयार करने की अनुमति दे दी जाएगी। मदिरा, अफीम और विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सम्मुख शांतिपूर्ण विरोध की अनुमति रहेगी। आपातकालीन अध्यादेशों को वापस ले लिया जाएगा। इस प्रकार की मांगे इरविन स्वीकार कर लेता है। वायसराय 2 मांगे अस्वीकार करता है। एक तो पुलिस ने जो ज्यादती की है, लाठीचार्ज किया है, लोगों को पीटा है, उसकी जांच करी जाए, वो इसके लिए राजी नहीं होता है। भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा माफ कर दी जाए, वो इस पे भी राजी नहीं होता है। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने 2 मुद्दों पर आश्वासन दिया। पहला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वो स्थगित करेंगे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हम देखते हैं कि इसके बाद गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंच जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का यहां पर अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो हम देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता अपने उद्देश्यों से पीछे हट गया, क्योंकि गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किए जाने के निर्णय से यह बात स्पष्ट हो गई कि गांधी इरविन समझौता, जैसे कई सारे लोग बोलते हैं कि गांधी इरविन समझौता फेल कर गया क्योंकि गांधी इरविन समझौता हो गया। मामला ये नहीं है ना, क्योंकि देखो आपका उद्देश्य क्या था आंदोलन करने का, यही तो था ना कि आप अंग्रेजों को निगोशिएशन टेबल पर लेकर आए, उनसे बात करें और उनसे स्वराज या पूर्ण स्वराज की मांग करें। गांधी इरविन को निगोशिएशन टेबल पे तो ले आए ना, और पूरे आंदोलन का जो उद्देश्य था वो तो यही था। हम देखते हैं कि किसी भी जन आंदोलन के लिए जरूरी है कि कार्यकाल छोटा हो। लंबा जाएगा आंदोलन, लोग थक जाएंगे। कार्यकर्ता सत्याग्रहियों के विपरीत जन सामान्य की त्याग करने की क्षमता सीमित होती है। मैं एक सत्याग्रही हूं, गांधी जी के साथ रहता हूं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए समर्पित कर दी है। मैं कोई भी त्याग कर सकता हूं, लेकिन एक आम इंसान जिसका घर परिवार है, नौकरी है, वो 10 साल आंदोलन नहीं कर सकता। 1 साल उसने कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, नौकरी वोकरी छोड़ के। अभी देखो यार, उसको वापस जाने दो। 1930 के पश्चात आंदोलन में विरक्तता आने लगी थी। विरक्तता का मतलब यह है कि लोग थकने लगे थे और ऐसा लग रहा था कि आंदोलन कमजोर पड़ रहा है। युवा निराश होने लगे थे, क्योंकि जिस गर्मजोशी के साथ वो आंदोलन में सहभागी थे वो तत्काल परिणाम चाहते थे, वो मिला नहीं। गुजरात के किसानों में भी निराशा थी, क्योंकि उनकी जमीनें वापस नहीं मिली। गुजराती काश्तकारों को जब उनकी जमीन वापस तभी मिली जब सूबे में कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ। आंदोलनकारियों को जेल से रिहा किया गया तो जनता ने किसी नायक की तरह उनका स्वागत किया। यह सब माहौल बना, लेकिन लोगों में निराशा तो थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असहयोग आंदोलन से अगर आप तुलना करते हैं तो देखेंगे कि इस आंदोलन में पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य के साथ कार्य किया गया। आंदोलन में कानून की अवज्ञा को मुख्य हथियार बनाया गया। बुद्धिजीवी वर्ग थोड़ा सा कम शामिल हुआ, लेकिन फिर भी प्रदर्शन काफी विस्तृत रहा। मुसलमानों की सहभागिता असहयोग आंदोलन के कंपैरिजन में कहीं भी आसपास नहीं थी। आंदोलन के दौरान कोई बड़ा मजदूर विद्रोह नहीं हुआ जो आपको असहयोग आंदोलन के दौरान देखने को मिलता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों और व्यावसायिक वर्ग की व्यापक भागीदारी थी, ठीक है। इस आंदोलन में राजनीतिक बंदियों की संख्या असहयोग आंदोलन की तुलना में 3 गुना अधिक थी। संगठनात्मक रूप से कांग्रेस अब ज्यादा ताकतवर थी, ज्यादा सशक्त थी और आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थी। गांधी इरविन समझौता हो चुका था, लेकिन जरूरी था कि इस समझौते को लेकर
कांग्रेस की जो कार्यकारी समिति है, कार्यपरिषद है, CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, वो इसकी संस्तुति करे। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की संस्तुति के लिए कांग्रेस का कराची में अधिवेशन बुलाया गया। 1931 का कराची अधिवेशन। 1931 के कराची अधिवेशन का मूल उद्देश्य था कि गांधी इरविन समझौते की संस्तुति की जाए। वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसके 6 दिन पहले ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को फांसी दे दी गई थी, जिसे आज हम शहीद दिवस के तौर पे मनाते हैं। इसीलिए जब गांधी कराची के अधिवेशन के लिए जा रहे थे तो नौजवान भारत सभा के जो सदस्य थे वो काले झंडे लेकर गांधी का स्वागत करते हैं, वो विरोध जाहिर करते हैं। उनके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे थे उसमें काले झंडे दिखाए जा रहे थे और पंजाब में नौजवान भारत सभा और उनके साथी इस काम में लगे हुए थे। कराची के अधिवेशन में जो कांग्रेस का प्रस्ताव था वो ये था, उन्होंने वैसे तो राजनीतिक हिंसा का समर्थन नहीं किया, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान की सराहना की। दिल्ली समझौते को यानी कि गांधी-इरविन समझौते को मंजूरी दी गई। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया और कांग्रेस ने 2 मुख्य प्रस्तावों को भी स्वीकार किया। पहला था मौलिक अधिकारों का और दूसरा था राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का। मौलिक अधिकार में कुछ महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया, जैसे कि अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, सभा व सम्मेलन करने का अधिकार, जाति धर्म लिंग की स्वतंत्रता, किसी प्रकार का विभेद नहीं होगा, समानता रहेगी, सभी धर्मों के प्रति राज्य की तटस्थ नीति, निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, अल्पसंख्यकों और विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति उसे सुरक्षित रखने का अधिकार। इस प्रकार के मौलिक अधिकारों का जिक्र 1931 में किया गया। 1931 में जिन मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया, हम देखते हैं कि आधार बनते हैं उन मौलिक अधिकारों के लिए जो भारत में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद हमारे संविधान में आरोपित किए जाते हैं। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम में जो प्रस्ताव पारित किए गए थे उसमें यह था कि लगान और माल गुजारी में उचित कटौती की जाए, जो अलाम कर जोतों को लगान से मुक्त किया जाए, जहां अच्छी कृषि नहीं की जा सकती, किसानों को कर्ज से राहत दी जाए, सूदखोरों के ऊपर नियंत्रण हो, मजदूरों को बेहतर सेवा, महिला मजदूरों की सुरक्षा और काम के नियमित घंटे हों, मजदूरों और किसानों को अपनी यूनियन बनाने की स्वतंत्रता दी जाए, प्रमुख उद्योगों, परिवहन और खदान में सरकारी स्वामित्व और नियंत्रण हो। ऐसी बातें की गई जो कि समाजवादी लक्ष्यों के ऊपर आधारित थी। आइए चर्चा करते हैं गोलमेज सम्मेलनों के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन था वो तो असफल रहा था, उसमें कुछ खास बात हुई नहीं थी। 12 नवंबर 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट की अनुशंसा के लिए पहला ये जो बातचीत है वो हुई। इसमें मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादी, दलित वर्ग, भारतीय रजवाड़े ये सब शामिल हुए। कांग्रेस इसमें नहीं गई थी। सम्मेलन में जो लोग थे उसमें 3 ब्रिटिश दल थे, लिबरल, कंजर्वेटिव और श्रमिक दल। ब्रिटिश भारत से ब्रिटिश सरकार के मनोनीत सदस्य थे। भारत के राज्यों से राजकुमार और उनके मनोनीत प्रतिनिधि गए हुए थे। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के चयन का मापदंड असमान था। ब्रिटेन की तीनों पार्टियों का प्रतिनिधित्व अलग अलग प्रतिनिधि कर रहे थे, जबकि भारतीय प्रतिनिधियों में से कुछ वायसराय द्वारा मनोनीत थे और कुछ का मनोनयन भारतीय रजवाड़ों ने किया था। अब देखते हैं तो इसमें कोई लोक प्रतिनिधित्व तो नहीं था, मतलब कि सीधे सीधे कहूं तो भारत की आम जनता की ओर से तो कोई गया नहीं था, अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधि गए हुए थे। बातचीत हुई यहाँ पर पहले आरटीसी में, लेकिन ये पहली आरटीसी असफल रही और अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई कि बिना कांग्रेस के वो आरटीसी में कोई बातचीत कर नहीं पाएंगे। तो असल जो मामला रहा वो सेकेंड आरटीसी का रहा, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। दिल्ली समझौते के प्रावधान के अंतर्गत कांग्रेस ने अपने एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी को चुना। यह कहा गया कि कांग्रेस की ओर से केवल गांधी ही बात करेंगे। 29 अगस्त 1931 को वो लंदन के लिए रवाना हुए। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक ये पूरा जो आंदोलन है वो चलता है। गांधी जी के राजपूताना नामक जहाज में महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय आप यहां पे लेंगे, मनमोहन मालवीय नहीं, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला और मीराबेन भी थी। कहने का मतलब ये है कि राजपूताना उनके जहाज का नाम था और ये कई सारे लोग उनके साथ गए थे। लेकिन
कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व है वो केवल गांधी ही कर रहे थे। गांधी के अलावा इसका कोई और प्रतिनिधि नहीं था। ठीक है। हालांकि गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को कुछ भी खास मिलने की उम्मीद नहीं थी। ब्रिटेन में चर्चिल के नेतृत्व में दक्षिणपंथी खेमे ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस को बराबरी का दर्जा देकर बात करने का तीव्र विरोध किया, क्योंकि देखो इस समय लेबर पार्टी की सरकार है, तो कंजर्वेटिव्स विरोध कर रहे हैं कि तुम लोगों ने इंडियंस को बराबरी के दर्जे पर क्यों उठाया। ठीक है। वो लोग कह रहे थे कि भारत में अंग्रेजों की सरकार का बेहतर नियंत्रण होना चाहिए। रैमजे मैकडोनल्ड के नेतृत्व में जो लेबर पार्टी की सरकार थी उसमें कई सारे कंजर्वेटिव थे, रूढ़िवादी थे। इस समय सैमुअल होअर भारत के गृह सचिव नियुक्त किए गए थे, एसओएस, जो कि दक्षिणपंथी थे, कंजर्वेटिव थे, राइट विंगर थे, भारतीयों को स्वतंत्रता देने के समर्थन में नहीं थे। अब देखो, एक ओर तो मैकडोनल्ड चाहते हैं कि इंडियंस के साथ बातचीत करके फैसला हो जाए, सैमुअल होअर नहीं चाहता, जो कि एसओएस है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी, सांप्रदायिक और ब्रिटिश राजभक्तों के प्रतिनिधि थे, जो साम्राज्यवादी सरकार का ये एक उद्देश्य पूरा करने के लिए बैठे हुए थे। तो हम देखते हैं कि कांग्रेस ही ढंग से थी जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, बाकी सब तो किसी न किसी संगठन या फिर समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर गतिरोध पैदा हो गया। मुसलमान, ईसाई, आंग्ल भारतीय और दलित, इनके लिए पृथक प्रतिनिधित्व की बात होने लगी। बाकी सबको तो मिला हुआ था, दलितों को भी अब पृथक प्रतिनिधित्व देने की मांग शुरू हो गई। हम देखते हैं कि ये सभी आपस में मिलकर अल्पसंख्यक गठजोड़ के रूप में संगठित होने लगे। गांधी जी ने सांप्रदायिक आधार पर किसी भी संवैधानिक प्रस्ताव का विरोध करना शुरू किया। भारतीय रजवाड़े भी संघ बनाने के मुद्दे पर ज्यादा उत्साहित नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर कोई संघ बनाया जाएगा तो उसमें उनके अधिकार सीमित हो जाएंगे, तो वो संघ बनाने को राजी नहीं थे। उस स्थिति में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके कांग्रेस केंद्र में सरकार का गठन करेगी, तो वो ऐसे संघ में शामिल नहीं होना चाहेंगे। नेहरू का रवैया आपने देखा ही है रजवाड़ों को लेकर, वो रजवाड़ों का खुला विरोध करते थे, तो रजवाड़े उनको बहुत पसंद नहीं करते थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो रैमजे मैकडोनल्ड थी, उनकी घोषणा के साथ ही संपन्न हो गया। 2 मुस्लिम प्रांत बनेंगे, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और सिंध का गठन होगा। भारतीय सलाहकारी परिषद बनेगी। 3 विशेषज्ञ समितियां बनेंगी, वित्त, मताधिकार और राज्य संबंधी समितियों का गठन होगा। यदि भारतीयों में सहमति नहीं हो सकी तो सर्वसम्मत सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा हो जाएगी। सम्मेलन में सरकार भारतीयों की मुख्य मांग स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार से विचार करने में असफल रही। मतलब कि उन्होंने पूर्ण स्वराज के मुद्दे पर तो बात ही नहीं की, जो मेन मुद्दा था जिस पर कांग्रेस बात करनी चाहती थी, उस पर उन्होंने बात नहीं की। 28 दिसंबर 1931 गांधी जी भारत लौट आए। 29 दिसंबर 1929 को कांग्रेस की कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा को फिर से प्रारंभ करने का निर्णय ले लिया। ठीक है, 29 दिसंबर 1929 को यह बातचीत शुरू हो गई। तो 28 को भारत आए और 29 को सविनय अवज्ञा फिर से शुरू हो गई। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो 17 नवंबर को शुरू हुआ, 1932 तक चला। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, और इसमें कुछ खास फैसला नहीं हो पाया। हालांकि इन तीनों सम्मेलनों की अनुशंसाओं के आधार पर 1935 का जो अधिनियम है वो पारित कर दिया गया। अब यहां पर आप देखिए, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा, उसके बाद कांग्रेस की कार्यकारिणी परिषद ने 29 दिसंबर को 1931 को फिर से सविनय अवज्ञा का आंदोलन शुरू करने का फैसला ले लिया। 29 दिसंबर को उन्होंने ये बात कही। हालांकि हम देखते हैं कि आंदोलन बाद में शुरू होता है। जब गांधी जी की गिरफ्तारी होती है तो आंदोलन थोड़ा तीव्र हो जाता है। द्वितीय चरण यहां पर शुरू होता है। अस्थायी शांति का जो काल रहा मार्च से दिसंबर 1931 का, इसमें कुछ खास फैसला नहीं हो पाया। कई सारी गतिविधियां चलती रही। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस लगान में कमी कराने में, इन सब चीजों में सफल रही। और हम देखते हैं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में खुदाई खिदमतगार के जो कार्यकर्ता थे, उन किसानों पर कठोर दमनात्मक कार्रवाई की गई। सरकार बलपूर्वक लगान भी वसूलने लगी। एक ओर तो शांति चली कांग्रेस की ओर से, दूसरी ओर अंग्रेजों ने अपना दमन बढ़ा दिया। सितंबर 1931 में हिजली जेल में राजनीतिक बंदियों पर गोली चलाई गई, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई।
बंगाल में सरकार भेदभावपूर्ण अध्यादेशों के द्वारा जो शासन है वो चलाती रही। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पश्चात सरकार का रुख परिवर्तित हो गया। जब गांधी जी ने दोबारा से इस आंदोलन को शुरू करने का फैसला किया, हम देखते हैं कि 31 दिसंबर 1931 को वायसराय वेलिंगटन, जो नया वायसराय बन गया वेलिंगटन था, वो गांधी से मिलने से मना कर देता है और 4 जनवरी को 1932 में गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 4 जनवरी को जैसे ही गांधी को गिरफ्तार किया जाता है, यह आंदोलन एक उग्र स्वरूप ले लेता है। यह आंदोलन एक उग्र स्वरूप ले लेता है। तो वास्तव में जो आंदोलन शुरू हुआ वो 4 जनवरी 1932 से शुरू हुआ। यद्यपि सीडब्ल्यूसी ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी, 29 तारीख को ही कर दी थी। 4 जनवरी को 5 दिन बाद आंदोलन तीव्र रूप से शुरू हुआ गांधी की गिरफ्तारी के साथ ही। लेकिन ये बात अंग्रेजों ने एकदम स्पष्टतया समझ ली थी कि अब की बार जब आंदोलन शुरू होगा तो उसे लंबा नहीं चलने देंगे। वो इस जन आंदोलन का जो टेम्पो है उसे नहीं बनने देंगे। ठीक है, कोई जन आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कांग्रेस की सद्भावना नहीं चाहिए। जो भारत के दल हैं जो कांग्रेस के अलावा समर्थन देते हैं वो उसकी मदद से जो भारत में शासन है वो चलाएंगे। और राष्ट्रीय आंदोलन को अब ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि जब वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाता है तब बात बिगड़ जाती है। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ ही सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन पर पूर्ण रूपेण हमला प्रारंभ कर दिया। असीमित और मनमानी शक्तियां दी गई। नागरिक सैनिक कानून की शुरुआत हुई, मतलब कि जो जनरल पुलिस होती है उसको मिलिट्री पावर्स दे दी गई। सभी स्तरों पर कांग्रेस के संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया गया। संपत्तियों को कुर्क किया गया। प्रेस के खिलाफ नियंत्रण स्थापित किया गया। जनता की प्रतिक्रिया, सरकार के दमन के खिलाफ जनता में रोष था। जनता असंगठित और अपरिपक्व थी। केवल प्रथम 4 महीनों में ही लगभग 80,000 सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया गया। इसमें से अधिकांश शहरी और निर्धन ग्रामीण थे। विरोध प्रदर्शन के तरीके में शराब की दुकानों पर धरने, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने, अवैधानिक सम्मेलन, अहिंसक प्रदर्शन, ये सब शामिल थे। यद्यपि इसका कुछ खास प्रभाव अंग्रेजों के ऊपर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अंग्रेज इसे कुचलने पर लगे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के इस 2 चरण में भारतीय रियासतों कश्मीर एवं अलवर में तीव्र जन प्रतिक्रिया का उभरना आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। मतलब कश्मीर और अलवर ये प्रिंसली स्टेट्स हैं, वहां पर भी जो आंदोलन है वो लंबा गया। इतना होने पर भी आंदोलन लंबे समय तक खिंच नहीं पाया, क्योंकि गांधी जी और अन्य राष्ट्रवादी नेता जेल में थे, समय नहीं दे पा रहे थे। जनता असंगठित और अपरिपक्व थी और कांग्रेस के प्रति हालांकि निष्ठा उनकी कम नहीं हुई थी, लेकिन वो कमजोर पड़ गए थे। ठीक है, सांप्रदायिक निर्णय और पुनः समझौता। हम देखते हैं कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उसके दौरान अंबेडकर जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन से ही मांग कर रहे थे कि दलितों को दलित ही चुने, ऐसी व्यवस्था की जाए। ऐसी व्यवस्था अंतिम रूप में स्थापित हो गई। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। सांप्रदायिक निर्णय में दलितों को 78 सीट्स दे दी गई। 78 सीटें जहां पर पृथक निर्वाचन रहेगा, दलितों को दलित चुनेंगे। फूट डालो और राज करो की नीति के साथ यहां पर कार्य शुरू हुआ। साइमन कमीशन के सम्मुख अपनी गवाही में अंबेडकर इस बात पर बल देते हैं कि दलित या वंचित वर्गों को एक अलग वर्ग के रूप में देखा जाना चाहिए। इन्हें हिंदू जाति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सरकार अगर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देती है तो उनकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। हम देखते हैं कि साइमन कमीशन ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग को निरस्त कर दिया था, लेकिन सीटों के आरक्षण की अवधारणा को बनाए रखा था। उसने सभी 8 प्रांतों में वंचित वर्गों के लिए कुछ सीटों को आरक्षित करने की अनुशंसा की थी। तो दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट साइमन कमीशन ने नहीं दिया था, जबकि ये मांग रहे थे। उसने आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन ग्रांट कर दिया था। लेकिन हम क्या देखते हैं कि मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से दलितों को दलित ही चुनेंगे ऐसा प्रावधान कर दिया। मुसलमान, सिख, यूरोपियों को पृथक निर्वाचन का मताधिकार दे दिया गया था। आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई और स्त्रियों को भी पृथक सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्णय के प्रावधान जो थे वो क्या थे? ठीक है, प्रांतीय विधानमंडल में सांप्रदायिक आधार पर स्थानों का वितरण किया जाए और मौजूदा सीटों को दुगना कर दिया जाए। प्रांतीय विधानमंडलों में श्रमिकों, जमींदारों, व्यवसायियों और उद्योगपतियों को भी जो सीटें हैं वो आवंटित कर दी जाएं। हम देखते हैं कांग्रेस का क्या पक्ष था। कांग्रेस सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध थी, किंतु अल्पसंख्यकों से विचार विमर्श किए बिना वो इसमें परिवर्तन के पक्ष में नहीं थी। सांप्रदायिक निर्णय में गहरी असहमति रखते हुए कांग्रेस ने निर्णय लिया कि वो इसे अस्वीकार करेंगे
और पृथक कर वो दलितों को एक अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में मान्यता देने को उस समय तक तैयार नहीं थे, यद्यपि वो उनके आरक्षण के समर्थन में थे। गांधी जी की प्रतिक्रिया क्या रही? गांधी जी ने दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार देने के प्रस्ताव पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। गांधी जी ने कहा कि भाई ये गलत बात है, इस तरीके से तो वो भारत को टुकड़ों में विभाजित कर देंगे, हिंदू समाज में सुधार की जो प्रक्रिया है वो अवरुद्ध होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचक मंडल जो है वो खतरनाक पहलू है, इससे बात बिगड़ेगी। उन्होंने कहा कि इससे कोई बात नहीं बनेगी। वो आमरण अनशन की घोषणा करते हैं। वो ये भी कहते हैं, उनका पक्ष ये था कि दलितों को दलित चुनेंगे, इसमें दलितों का ज्यादा सम्मान है, या दलितों को सभी चुनेंगे, इसमें दलितों का ज्यादा सम्मान है। वो आरक्षण के पक्षधर थे, वो सांप्रदायिक निर्वाचन के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने अपना पक्ष इस प्रकार से प्रस्तुत कर दिया। हम देखते हैं अंतिम रूप में पूना समझौता होता है। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर और बाकी के हिंदू नेता बातचीत करते हैं और यह समझौता पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। पूना समझौते के अनुसार पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त किया जाएगा, अछूतों के स्थान सुरक्षित किए जाएंगे। उन्होंने 78 सीटों के एवज में 147 सीटें रिजर्वेशन के तहत दे दी। मद्रास में 30, बंगाल में 30 और मध्य प्रांत में 20-20 सीटें दे दी गई। बाकी ये महत्वपूर्ण नहीं है कहा कितनी सीटें दी गई। ये वादा किया गया कि जो गैर मुस्लिम निर्वाचक क्षेत्र हैं वहां पर एक निश्चित प्रतिशत दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। केंद्रीय विधानमंडल में दलितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक प्रक्रिया की बात भी की गई। ठीक है, तो हम देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने चीजों को संभालने का प्रयास किया। गांधी जी ने हरिजनों के उत्थान के लिए हरिजन अभियान की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जो दलित शब्द है वो उनकी वास्तविक स्थिति के विरुद्ध है, या ये उनके लिए एक शब्द है जो सम्मानपूर्ण नहीं है, तो इसके बजाय वो हरिजन शब्द का उपयोग करते हैं। हरिजन का तात्पर्य था हरि के जन, यानी कि ईश्वर के लोग, तो हरिजन शब्द का उपयोग करते हैं। सांप्रदायिक निर्णय द्वारा भारतीयों को विभाजित करने और पूना पैक्ट के द्वारा हिंदुओं से दलितों को पृथक करने के लिए वो काफी आहत थे, और वो दलितों की स्थिति को बेहतर करने के लिए हरिजन नाम की पत्रिका निकालते हैं और हरिजन निवारण अभियान, अस्पृश्यता निवारण अभियान की शुरुआत करते हैं, जिससे कि वो जो हरिजन हैं उनकी स्थिति को बेहतर कर सके। गांधी जी के जाति संबंधी अगर आप विचारों को देखेंगे तो गांधी अपने पूरे हरिजन आंदोलन में सामाजिक कार्य और अनशनों के कुछ मूलभूत तथ्यों पर सार्वजनिक रूप से जोर देते हैं कि दलितों के साथ किसी भी प्रकार का जो विभेद है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए अभियान के प्रभाव या उनके जो प्रभाव थे वो तो चलिए स्पष्ट हैं कि उसके तहत जो सेंसिटिविटी है वो उसे जनरेट कर पाने में थोड़े सफल रहे, सक्षम रहे। ठीक है, हाँ, तो देखिए ये तो ठीक है, गांधी और अंबेडकर के जो विचार हैं उन विचारों पर बातचीत थी। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के मतानुसार इस प्रकार यह दिखाई देगा कि गांधी एवं अंबेडकर का सामाजिक बुराई और औपनिवेशिक अत्याचार को लेकर समानुकाल कुछ समानताएं हैं, कुछ मौलिक अंतर भी हैं, लेकिन दोनों ही बुद्धिजीवी अपने अपने विचारों से दलितों के उत्थान का प्रयास कर रहे हैं। कानून बनाने और तोड़ने के लिए असहयोग, हड़ताल, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा ये गांधीवादी आंदोलनों का मूल आधार रहे। अंबेडकर राजनीतिक प्रक्रिया में संवैधानिक कानूनों की समीक्षा के माध्यम से आंदोलन को चलाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो गांधी और अंबेडकर के बीच में आपको एक मूलभूत अंतर मिलेगा। ठीक है, जैसे जब दलितों के मुद्दे की बात होती है, जब हम दलित अधिकारों की बात करते हैं, तो मैं एक मूल बात आपको बता देता हूं जो आपको वहां पर विस्तार से मिलेगी। दलितों में जो दो विचार आते हैं उसमें एक विचार जो है वो गांधी का है और जो दूसरा विचार है वो अंबेडकर का है। तो गांधी और अंबेडकर में जो विचारों का अर्थ है, ठीक है, जो आपको विचारों का अंतर मिलेगा वो किस प्रकार का अंतर है। जहां गांधी सामाजिक दृष्टिकोण पर जोर देते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण पर जोर देते हैं, वही अंबेडकर राजनीतिक दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। गांधी का कहना था कि अस्पृश्यता की समस्या या फिर जातिगत विभेद की समस्या एक सामाजिक समस्या है, तो इसका जो निवारण है वो समाज में होगा, राजनीति में नहीं। समाज में उनकी स्थिति को बेहतर करना होगा। तो वहीं अंबेडकर क्या कहते थे कि राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक उत्थान
ये कहते थे कि राजनीतिक उत्थान सामाजिक स्थिति को बेहतर करेगा। राजनीतिक उत्थान सामाजिक स्थिति को बेहतर करेगा। राजनीतिक उत्थान सामाजिक स्थिति को बेहतर करेगा और ये कहते हैं अस्पृश्यता व जातिगत विभेद सामाजिक समस्याएं हैं, राजनीतिक नहीं। अंबेडकर के अनुसार इसका निवाकरण या निराकरण आप जो हैं तो पृथक निर्वाचन में ढूंढ सकते हैं। अगर एक पृथक निर्वाचन उन्हें मिल जाए तो उनके लिए स्थिति बेहतर हो सकती है। गांधी कहते हैं कि नैतिक उत्थान ही एकमात्र तरीका है। जब तक लोग नहीं चाहेंगे दलितों को सम्मान मिले, उनका संवेदनीकरण नहीं होगा, उनके अंदर संवेदनाएं उत्पन्न नहीं की जाएंगी, तब तक अंतिम रूप में हम जो दलितों की स्थिति है उसे बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो गांधी और अंबेडकर के बीच जो वैचारिक विभेद थे वो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से थे। इन वैचारिक विभेदों के बीच में हम देखते हैं कि अंतिम रूप में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो धीमे धीमे स्वतः ही समाप्त हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन धीमे धीमे भले ही स्वतः समाप्त हो गया हो, लेकिन इसने भारतीय राजनीति पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। 1935 के अधिनियम के ऊपर कई तरीके के जो सुधार आए हैं वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दबाव का परिणाम थे। उनके आधार पर 1937 में जो चुनाव हुए, उन चुनावों में कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखाया, कई सारे राज्यों में सरकारें बनाई और उसके बाद वो राष्ट्रीय राजनीति में और अधिक सुदृढ़ रूप से उभरे। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधीवादी आंदोलनों की रूपरेखा में या फिर कड़ी में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है और मील का पत्थर साबित होता है। मिलेंगे अगले चैप्टर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे इन टॉपिक्स को। आपके एग्जामिनेशंस नजदीक होंगे तो फिर जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने इस सेशन को बेहतर तरीके से समझा या फिर नहीं समझा और आपको ये टॉपिक कैसा लगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी और सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।